रात का सन्नाटा था। चारों ओर बस हवा की धीमी सरसराहट और कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज। गांव के किनारे रहने वाला गिरधारी अपने खेत में हल चला रहा था, थोड़ा लालची, थोड़ा अक्खड़ और हमेशा यही सोचने वाला कि कब मुझे भी किस्मत का खजाना मिल जाए। उस दिन भी वही सपना लिए वो खेत में मिट्टी पलट रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। टन। आवाज इतनी साफ थी कि उसका दिल उछल पड़ा। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और देखा एक पुराना सुनहरा सिक्का जिस पर अजीब से अक्षर खुदे थे और किनारों पर कोई पुरानी मुहर जड़ी थी। गिरधारी की आंखों में लालच चमक उठा। बस अब तो किस्मत खुल गई। उसने सिक्का जेब में रखा, चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और मन में बुदबुदाया, अब तो मैं भी रईस बनूंगा। अब खेत नहीं, हवेली बनेगी। रात को घर आया, खाना खाया, पर नींद नहीं आई। वो बार बार सिक्का निकाल कर देखता रहा। उसका चमकता पीला रंग मानो उससे कुछ कह रहा था। आधी रात को उसकी आंखें झपकीं और तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली। दिया बुझ गया और अंधेरे में वही सिक्का चमकने लगा। धीरे धीरे धुएं से एक आकृति बनी, सफेद दाढ़ी, पीली धोती और चेहरे पर गंभीर शांति। गिरधारी कांप गया। कौन? आवाज आई, मैं तेरा पूर्वज हूं, जिसकी मेहनत की मिट्टी में तूने ये सिक्का पाया है। ये धन तुम्हारा नहीं बेटा, तेरी परीक्षा है। गिरधारी का गला सूख गया। परीक्षा? कैसी परीक्षा? पूर्वज की आंखों में गहराई थी। सिक्का सोने का नहीं, तेरे कर्मों का आईना है। अगर तू इसे अपने पास रखेगा तो तेरा सब कुछ मिट जाएगा। अगर ईमानदारी से लौटा देगा तो किस्मत तुझे वरदान देगी जो किसी खजाने से बड़ा होगा। गिरधारी पसीने में डूब गया। नींद टूट गई, पर सपना इतना सच्चा था कि उसका दिल कांप गया। उसने जेब से सिक्का निकाला। वो अब भी वैसे ही चमक रहा था जैसे उसकी आत्मा को परख रहा हो। बाहर आसमान में हल्की रोशनी थी। सुबह होने वाली थी और गिरधारी के जीवन की सबसे बड़ी सुबह भी। उसने ठान लिया, आज इस सिक्के की सच्चाई खोज कर रहूंगा। शायद यही मेरी किस्मत की असली शुरुआत है। अब आप ये बताइए, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपके यहां अब भी क्या समय हो रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हर रात सोने से पहले एक नई कहानी आपकी थकान मिटाकर आपको मीठे सपने दे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डूबते हैं उस कहानी में। धीरे धीरे सूरज की किरणें खेतों पर उतर रही थीं। हवा में ठंडी मिट्टी की गंध थी और दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी। गांव का सबसे मेहनती पर सबसे लालची आदमी था गिरधारी। लोग कहते थे, मेहनत इसका धर्म है, पर लालच इसका ईश्वर। वह हमेशा सपने देखता रहता, कब मुझे भी ऐसा खजाना मिले कि जिंदगी भर खेत में पसीना न बहाना पड़े। उस दिन भी वही उम्मीद लिए वह अपने पुराने खेत में हल चला रहा था। खेत सूखा था, पर उसके मन में उम्मीद की नमी बाकी थी। हल अचानक किसी चीज से टकराया। एक तेज टन की आवाज। बैल रुक गए। गिरधारी ने झुक कर देखा, मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने मिट्टी खोदी और जैसे ही धूप उस पर पड़ी, उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह एक पुराना सुनहरा सिक्का था, किनारों पर अजीब से अक्षर खुदे हुए और बीच में कोई पुरानी मुहर। गिरधारी का दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। हवा भी जैसे रुक गई थी। उसने सिक्का हाथ में लिया। उसकी चमक हथेली से आंखों तक उतर आई। अरे वाह, सोना, वह बुदबुदाया। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई, मगर आंखों में लालच की चमक और भी तेज थी। अब तो मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब खेत नहीं जोतूंगा, हवेली बनवाऊंगा। वह सिक्का कसकर जेब में रखकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर कदम पर वह खुद को रईस देखता। सिल्क की धोती, बैलगाड़ी नहीं बल्कि घोड़ा, और लोग हाथ जोड़कर कहते, सेठ गिरधारी। उसकी चाल में एक अजीब रौनक थी। घर पहुंचा तो पत्नी कमला ने पूछा, आज जल्दी लौट आए? वह बोला, कमला, किस्मत खुल गई। देखो, भगवान ने खुद धरती से मुझे ये दिया है। उसने सिक्का दिखाया। कमला ने आश्चर्य से कहा, इतना पुराना, कहीं किसी का दफन किया हुआ धन ना हो? गिरधारी ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, ये भगवान की देन है। अब देखना, हमारा नाम पूरा जिले में होगा। कमला चुप रही, पर उसके दिल में डर उतर गया। जो बिना मांगे मिले
वह शांति नहीं, परीक्षा देता है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में था, पर गिरधारी की आंखों में नींद नहीं। वह बार बार सिक्का निकाल कर देखता। उसकी चमक में उसे हवेलियों के झूमर, सोने के बर्तन और अपने लिए बने नए कपड़े दिखते। दिए की लौ हल्की पड़ी, तभी ठंडी हवा चली। दिया एक पल को बुझा, फिर लौ फिर से जली। पर अब कमरे में कुछ अलग था। दरवाजे के पास धुएं से एक आकृति बनी, लंबी सफेद दाढ़ी, पीली धोती और आंखों में गहराई। गिरधारी का शरीर कांप गया। उसने हकलाकर कहा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं तेरा पूर्वज हूं। कमरा ठंडा हो गया। गिरधारी ने सिक्का सीने से लगा लिया। पूर्वज? पर कैसे? आवाज शांत थी। जिस मिट्टी से तूने इसे निकाला, उसी में मेरा अधूरा वचन दफन था। यह धन तेरा नहीं, यह तेरी परीक्षा है। गिरधारी के माथे पर पसीना छलक आया। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आकृति आगे बढ़ी। उसका चेहरा साफ दिखा, झुर्रियों में शांति, पर नजरों में न्याय। यह सिक्का तेरे कर्मों का आईना है। अगर इसे तू अपने लिए रखेगा तो जो तेरे पास है वह भी खो देगा। अगर इसे ईमानदारी से लौटा देगा तो धरती तुझे वही देगी जो कभी किसी को नहीं मिला। वरदान। गिरधारी ने कांपते हुए कहा, पर मैं तो गरीब हूं, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। आवाज गंभीर हुई, लालच मिट्टी की तरह है, जिसे पकड़ो हाथ गंदे हो जाते हैं। सोच ले बेटा, तुझे क्या चाहिए, सोना या सुकून? आकृति धुएं में घुल गई। दिया शांत लौ में स्थिर हो गया। गिरधारी बिस्तर पर बैठा रहा, सांसें तेज। जेब से सिक्का निकाला, वही गर्म, वही चमकीला। वह रात भर जागता रहा। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज, अंदर दिल की धड़कनें। भोर हुई तो आसमान गुलाबी था। गिरधारी ने खेत की ओर देखा, जहां से सब शुरू हुआ था। उसे लगा जैसे हर मिट्टी का कण उसे देख रहा हो, सवाल कर रहा हो। अब क्या करेगा? उसने कमला से कहा, आज खेत नहीं जाऊंगा, किसी जानकार से बात करनी है। कमला ने बस इतना कहा, भगवान जो दिखाए वही करना। गिरधारी ने कपड़े बदले, सिक्का जेब में रखा और चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर हर चीज पर ठहरती, गाय, किसान, बच्चे, पर मन में एक ही चमक, वो सिक्का। गांव के बीचों बीच पुरानी हवेली थी, जहां पंडित दामोदर रहते थे, इतिहास और शास्त्रों के ज्ञानी। आंगन में तुलसी चौरा, दिए की धीमी लौ और खुले पन्नों वाले ग्रंथ। गिरधारी ने नमस्कार किया। पंडित जी, एक सवाल है। पंडित ने चश्मा नीचे किया। बोलो बेटा। उसने धीरे से सिक्का आगे बढ़ाया। धूप उस पर पड़ी तो पंडित कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, ये तो हमारे गांव की विरासत है। गिरधारी ने चौंक कर पूछा, विरासत? पंडित बोले, सैकड़ों साल पहले तेरे पुरखे राजा हरिनाथ ने इस भूमि पर संकल्प लिया था, अन्याय से कमाया धन धरती को लौटेगा। पर मृत्यु के समय वह वचन अधूरा रह गया। यह सिक्का उसी का प्रतीक है। गिरधारी के मुंह से शब्द नहीं निकले। पंडित ने आगे कहा, हर युग में यह किसी एक को मिलता है, उसकी परीक्षा होती है। जिसने इसे अपने लिए रखा उसका घर सूखा, जिसने लौटाया उसकी मिट्टी हरियाली से भर गई। गिरधारी की आंखें सिक्के पर टिक गईं। उसे लगा जैसे उस पर उसकी नहीं, उसके पुरखों की सांसें दर्ज हैं। पंडित बोले, बेटा, यह तेरे हाथ में नहीं रहना चाहिए। इसे उस तक पहुंचा जो सच्चाई का हकदार हो। गिरधारी ने डरते हुए पूछा, और अगर मैं न दूं तो? पंडित ने गहरी सांस ली, तो धरती का वरदान शाप बन जाएगा। बाहर निकलते ही गिरधारी को हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी। धन नहीं, धर्म रखो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, बस नीम का पेड़, पत्तियां हिल रही थीं। घर लौटते समय उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। हर कदम के साथ वह खुद से पूछ रहा था, क्या मैं लालची हूं या मैं बस डरा हुआ इंसान? शाम तक सिक्के की चमक मंद पड़ी, या शायद उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी। उसने कमला से कहा, कल मैं इस रहस्य का हल ढूंढने जाऊंगा। रात को वह लेटा, मगर नींद फिर नहीं आई। सिक्का मेज पर रखा था, दिए की रोशनी उस पर पड़ी और दीवार पर उसका प्रतिबिंब नाच रहा था, कभी सोने जैसा, कभी राख जैसा। गिरधारी ने धीरे से आंखें बंद की और मन में एक ही वाक्य गूंजा, पूर्वजों का वरदान सिर्फ नेक दिलों को मिलता है। दिया देर तक जलता रहा। हवा में मिट्टी की गंध फैली रही और दूर कहीं किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे आशीष देकर कहा,
कल से तेरी परीक्षा शुरू होती है। सूरज का रंग अभी हल्का था, जैसे रात की नींद उसकी पलकों में अटकी हो। गांव की गलियों में चूल्हों का धुआं पतली लकीरों की तरह उठ रहा था और कच्चे आंगनों में झाड़ू की आवाजें फैल रही थीं। गिरधारी ने पानी से मुंह धोया, सिक्के को कपड़े में बांधा और मन में एक ही वाक्य दोहराया, जो मिला है उसे समझना है, छीनना नहीं। कमला ने चुपचाप लोटा थमाया। उसकी आंखों में चिंता की जगह एक अनकहा भरोसा था। जल्दी लौट आना, उसने धीमे से कहा। गिरधारी ने सिर हिलाया और कदम बढ़ा दिए। गांव के बाहर खेत शुरू होते ही पगडंडी एक पतले सांप की तरह पहाड़ी की ओर मुड़ने लगी। वही पहाड़ी जहां वर्षों से एक साधु के रहने की चर्चा थी। कहते थे कि वह आदमी के मुंह की भाषा नहीं, दिल की भाषा सुनता है। हवा में कच्ची घास की महक थी, कहीं कहीं जंगली फूलों पर ओस के मोती चमक रहे थे। गिरधारी चल रहा था, पर उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे हर कदम वह जमीन से अनुमति लेकर रख रहा हो। पहाड़ी की तलहटी पर एक पुराना कुआं था। पत्थरों पर काई जमी थी। पास रखे घड़े पर किसी ने सिंदूरी रंग से सत्यम लिखा था। गिरधारी ने पानी पिया तो गले की सूखन मिट गई, पर मन की प्यास बनी रही। आसमान की तरफ देखा, धूप अब साफ होने लगी थी। उसने पगडंडी का दूसरा मोड़ पकड़ा। यहां पेड़ों की छाह ज्यादा थी और दूर से घंटी की बहुत धीमी टन टन सुनाई देती थी, जैसे किसी ने हवा के कान में धागा बांध दिया हो। गुफा के सामने पहुंचा तो पहले दीपक की लौ दिखी, छोटी, स्टेडी, बिना डगमगाए। दरवाजे पर बेल पत्ते सूख कर लटक रहे थे और बगल में एक छोटी समाधि, उस पर बस कैलाश उकेरा हुआ। गिरधारी ने भीतर झांका। हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। बीच में आसन पर बैठे थे साधु, गेरुए वस्त्र, सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन की रेखा जो भौहों के बीच जाकर बिंदु बनती थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर जो स्थिरता थी वह आंख खोलने की मजबूरी नहीं करती थी। गिरधारी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। महाराज, आवाज फूटते ही उसे अपनी ही सांस भारी लगी। मैं एक सवाल लेकर आया हूं। साधु ने आंखें खोली तो लगता था जैसे किसी ने झील पर से कुहासा हटा दिया हो। बिना मुस्कुराए, बिना चौंके उन्होंने कहा, सवाल नहीं, सिक्का लेकर आए हो। वह जो तेरी जेब में धड़क रहा है वही प्रश्न है। गिरधारी का हाथ अपने आप कपड़े की गठरी पर चला गया। आप कैसे? साधु ने हथेली से इशारा किया। जो धरती सुनती है वही हम भी सुन लेते हैं। बैठ जा, थकान पहले उतरने दे, फिर जड़ तक बात करेंगे। पत्थर की चौकी पर बैठते हुए गिरधारी ने गठरी खोल दी। सिक्का जैसे धूप पाकर सांस ले उठा। उसकी सतह पर अजीब अक्षर इतिहास की तरह जमे थे। साधु ने उसे स्पर्श नहीं किया, बस ध्यान से देखा, जैसे किसी पुराने नक्शे का रास्ता याद कर रहे हों। यह वस्तु नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे कहा, यह वचन है। तेरे पूर्वज ने जिस क्षण धर्म और धन की डोरी एक साथ पकड़ने की कोशिश की, उसी क्षण यह सिक्का जन्मा। अधूरा वचन वस्तु बनकर धरती में समा गया था। अब वह फिर से वचन बनना चाहता है, तेरी मदद से। गिरधारी झुककर बैठ गया। पर मैं क्या करूं? मुझे तो डर लगता है। काश यह सब न मिलता तो मैं आराम से खेत जोतता रहता। साधु ने आंखें नीचे की लौ पर टिका दी। मनुष्य जब काश बोलता है वह भाग रहा होता है। धरती ने तुझे बुलाया है, भागने से मार्ग नहीं बदलता। सुन, 3 राहें हैं, प्रत्येक राह तेरे भीतर के 3 द्वार खोलती है। गिरधारी की सांस ठहर गई। 3 द्वार। पहला द्वार करुणा का, बिना अपना नाम बताए किसी भूखे को भोजन देना। क्यों बिना नाम? क्योंकि जब नाम जुड़ता है, अहंकार दाल में नमक बनकर घुल जाता है। जिस दिन तू बिना पहचान के किसी के पेट की आग बुझाएगा, उस दिन यह सिक्का हल्का होगा, जैसे समय की धूल इससे हट गई हो। गिरधारी ने सिर हिलाया। उसके मन की किसी परत पर धीरे धीरे पानी पड़ रहा था। और दूसरा द्वार क्षमा का, किसी लालची को जिससे तू नफरत करता है अपने हाथ से धन देना। साधु ने स्पष्ट और शांत स्वर में कहा, मानो किसी पत्थरीली दीवार पर स्पर्श कर रहे हों। तू कहेगा लालची को देना मूर्खता है, पर सुन, किसी लालची का पेट रोटी से भरना उसे दयालु नहीं करेगा, पर तेरा दिल कटुता से मुक्त होगा। क्षमा की उर्वरता वही समझता है जिसने उसे बोया हो। यह सिक्का तब दूसरी रेखा दिखाएगा, जैसे किसी ने भीतर से ताला खोला हो। गिरधारी की पलकें झपकीं।
उसे अपने ही गांव का एक चेहरा याद आया, जिसके बारे में सोचते ही उसके जबड़े कस जाते थे। भीतर की चुभन ने हिलोर ली, पर साधु का स्वर बिना उतार चढ़ाव के आगे बह रहा था। तीसरा द्वार, त्याग का सबसे कठिन। सिक्का जो अभी तेरे सुरक्षा बोध का प्रतीक बन गया है, उसे वहीं लौटाना जहां से निकाला था। लेकिन ध्यान, यह लौटाना गुस्से में, डर में या हार में नहीं होना चाहिए। उसे लौटा तब जब तेरे भीतर यह स्पष्ट हो जाए कि तू उसे पकड़कर नहीं, अपने कर्म पकड़कर जीना चाहता है। यही क्षण तेरी किस्मत का बिंदु होगा। इसी बिंदु से वचन फिर जीवित होगा। गुफा में बिल्कुल सन्नाटा था। बाहर से किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज आई और फिर सब शांत। गिरधारी ने धीरे से कहा, अगर मैं असफल हुआ तो? साधु की आंखों में करुण रोशनी फैल गई। फिर भूमि तुझे दंड नहीं देगी, सबक देगी। पर एक बात याद रखना, जहां मन सच्चाई की तरफ झुक जाता है, वहां असफलता भी उधार का साहस बनकर लौटती है। गिरधारी ने सिक्का फिर से कपड़े में लपेटा। मेरे अंदर डर है, कंगाल होने का, मजाक बन जाने का, भविष्य का। कभी लगता है यह सिक्का ही मेरी ढाल है। साधु ने मुस्कुराहट की, बहुत हल्की रेखा खींची। ढाल वही बनता है जो तुझे याद दिलाए कि तेरे हाथों में हल है। ढाल अगर तुझे खेत से दूर करे, वह ढाल नहीं, बंधन है। तू किसान है, किसान का ईश्वर मिट्टी है, सिक्का नहीं। गिरधारी के सीने में एक गर्माहट उठी, आंखों में नमी सी आ गई। क्या मेरे पूर्वज मुझे देख रहे हैं? साधु ने दीपक की लौ की तरफ इशारा किया। जब दिया बिना हवाओं के भी स्थिर रहे, समझ लेना कि अदृश्य हाथ उसकी रखवाली कर रहे हैं। तेरे पूर्वज तुझे बचाने नहीं आएंगे, वे तुझे चुनने की ताकत देंगे। उनकी सबसे बड़ी मदद यही है कि वे तुझे अकेला महसूस ना होने दें। गिरधारी उठ खड़ा हुआ। गुफा के पत्थर ठंडे थे, पर पांव में अब ठंड नहीं लग रही थी। मैं आज ही पहली राह पर चलूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। किसी भूखे को खाना दूंगा, बिना अपना नाम बताए। साधु ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। जाने से पहले एक बात और, दान का अर्थ कमी भरना नहीं, दान का अर्थ भीतर की पकड़ ढीली करना है। जब तेरी पकड़ ढीली होगी, धरती की पकड़ तुझ पर मजबूत होगी। गिरधारी बाहर आया तो धूप अब तेज थी, लेकिन आंखें नहीं चुभ रही थीं। पहाड़ी से उतरते हुए उसे हर झाड़ी, हर पत्थर अपने जैसा लगा, जैसे सब कह रहे हों, हम गवाह हैं। कुनैं पर पहुंचा तो उसने फिर पानी पिया। इस बार घूंट लंबा था और भीतर तक पहुंचा। पास रखे घड़े पर सत्यम शब्द पहले से साफ दिखा। उसने मन ही मन दोहराया, सत्यम, करुणा, क्षमा, त्याग। 4 शब्द, जैसे खेती के 4 मौसम। गांव की पहली कच्ची दीवार पर छिटका हुआ चूना देख उसकी नजर अटक गई। यही दीवार शाम को किसी का सहारा बनेगी। वह बूढ़ी अम्मा जो तालाब किनारे बैठती है, उसके सामने आज थाली जाएगी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया। मुस्कान दिखावे की नहीं, निर्णय की। रास्ते में बच्चों की टोली मिली तो उनमें से एक ने पूछा, काका, शहर जाओगे क्या? उसने स्नेह से सिर सहलाया। आज मैं शहर से बड़ा काम करने जा रहा हूं। दोपहर घर पहुंचा तो कमला ने चूल्हे पर साग चढ़ा रखा था। कुछ तय किया? उसने पूछा। गिरधारी ने नजरें मिलाकर कहा, तय नहीं, शुरू किया। उसने कपड़े में रोटियां बांधी, गुड़ का छोटा टुकड़ा रखा और बिना शोर किए बाहर निकल गया। उसकी चाल में अब अनिश्चितता नहीं, लय थी, जैसे कोई ढोलकियां थाप सही पकड़ चुका हो। तालाब की तरफ पगडंडी पर धूप कतरनों में बिखरी थी। इक्का दुक्का लोग दिखे, मगर उसके मन की खिड़की किसी और दिशा में खुली थी। वह बूढ़ी अम्मा आज झोपड़ी के बाहर नहीं, नीम की जड़ पर बैठी मिली। चेहरा वहीं, आंखें और गहरी। गिरधारी ने बिना परिचय दिए थाली आगे रख दी। उसने एक क्षण उसकी तरफ देखा, न पहचान, न जिज्ञासा, सिर्फ स्वीकृति। खाना ठंडा हो जाएगा अम्मा, इतना भर कहा। अम्मा ने पहला निवाला उठाया तो उसकी हथेली पर सिक्के की गर्मी ठंडी पड़ी महसूस हुई, जैसे किसी ने लाल धातु पानी में डुबो दी हो। वह वापस मुड़ा तो हवा ने पीठ थपथपा दी, बहुत हल्के से पर स्पष्ट। दूर से बैलों की घंटी बजी और अनजाने में उसके कदम खेत की दिशा में तेज हो गए। उसे लगा जैसे मिट्टी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पहला द्वार खोल लिया बेटा, अब दूसरा। शाम ढले वह नीम के नीचे बैठा तो जेब से सिक्का निकाला। धूप की अंतिम किरण उस पर पड़ी और एक महीन रेखा उभरी। कोई अक्षर नहीं, कोई चिन्ह नहीं,
बस एक लकीर, जैसे किसी ने उंगली फेर दी हो और कहा हो, मैंने देखा। गिरधारी ने आंखें बंद की। पहली बार उसे सिक्के की नहीं, अपनी नब्ज की आवाज सुनाई दी, धीमी, थमी हुई, पर सच्ची। उसने रात के लिए बस एक संकल्प लिखा, मन की दीवार पर स्याही के बिना, कल मैं उस आदमी के दरवाजे जाऊंगा जिससे मुझे सबसे अधिक घृणा है, और वहां अपने हाथ से पैसा रखकर आऊंगा। अपने लिए नहीं, अपने भीतर के लिए। आसमान में तारों ने ज्यों ही आंखें खोलीं, उसकी थकान उतर गई। घर लौटते समय उसने महसूस किया, कदम अब जमीन पर नहीं, भरोसे पर पड़ रहे हैं। दरवाजा खोलते ही कमला ने नजर से पूछा, कैसा रहा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज धरती ने हां कहा है। दिए की लौ ने जैसे सहमति में गर्दन हिलाई। वह सिक्का मेज पर रखकर लेट गया, पर इस बार नींद उसके पास आई नहीं। वह भीतर उतर गई, जहां डर झपकी में था और निर्णय जाग रहा था। बाहर पत्तियों ने धीरे से ताली बजाई। अंदर एक वाक्य फिर से गूंजा, पूर्वज दूर नहीं जाते, वे जिम्मेदारी का रूप बदलते हैं। और रात की नींद ने तीसरी पहर तक उसकी हथेली से सिक्के की गर्मी सोख ली, सिर्फ एक हल्की रोशनी छोड़ते हुए, जैसे कोई दीपक भीतर रख दिया गया हो। सुबह की पहली किरण जैसे ही घर में घुसी, गिरधारी पहले से जागा हुआ था। नींद तो रात को कब की टूट गई थी, मगर आंखें बंद थीं, विचारों की भीड़ चल रही थी। उसके मन में वही साधु के शब्द गूंज रहे थे, दूसरा द्वार क्षमा का, किसी लालची को अपने हाथों से धन देना। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे के बाहर कदम रखा। हवा में हल्की ठंड थी, पर भीतर गर्मी थी, उस निर्णय की गर्मी जो इंसान को अपने पुराने दर्द से लड़ने की हिम्मत देती है। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं है, क्योंकि लालची का नाम लेते ही एक चेहरा उसके सामने आ जाता था, लाला बंसीराम का। वही व्यापारी जिसने सालों पहले गिरधारी को छल से घाटे में डाल दिया था, आधा खेत अपने नाम करवा लिया था, और जाते जाते हंसते हुए कहा था, कभी अमीर बनना तो मुझे भी याद करना। आज वही नाम उसकी परीक्षा का हिस्सा था। कमला ने पूछा, आज फिर कहीं जा रहे हो? गिरधारी ने कहा, हाँ, एक अधूरा हिसाब चुकाने। कमला ने चिंतित स्वर में कहा, फिर वही लाला बंसीराम? वह बोला, हाँ, पर इस बार लेने नहीं, देने जा रहा हूं। कमला की आंखें फैल गईं। उसे, जिसने तुझसे सब छीन लिया? गिरधारी ने शांत स्वर में कहा, जिससे सबसे ज्यादा घृणा है, वही सबसे बड़ी परीक्षा है। वह घर से निकला। हाथ में एक पुरानी पोटली थी, जिसमें कुछ रुपये और सिक्के थे, उसकी सारी छोटी बड़ी बचत। जेब में वही सुनहरा सिक्का था, जो अब गर्म नहीं, बल्कि ठंडी, सधी हुई चमक में था, जैसे वह उसकी नीयत पड़ चुका हो। गांव की गलियों से होकर वह बाजार पहुंचा। लोग अपनी दुकानों पर तख्त बिछा रहे थे। मसालों की खुशबू और कपड़ों की रंगत के बीच एक ही दुकान से ऊंची आवाजें आ रही थीं। बंसीराम एंड सन्स, पूरे जिले में सबसे सस्ता अनाज। वही पुराना झूठा नारा जो कभी गिरधारी को भी खींच लाया था। गिरधारी दरवाजे पर रुका। उसकी उंगलियां पोटली पर कस गईं। दिल में एक हल्का कांपना हुआ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? तभी जेब में रखा सिक्का हल्का सा गर्म हुआ, मानो कह रहा हो, आगे बढ़। गिरधारी दुकान के अंदर गया। बंसीराम अपने मुनीम से झगड़ रहा था, अरे मूर्ख, हिसाब सीधा रख, वरना नुकसान मेरा नहीं तेरा होगा। गिरधारी ने गला साफ किया। बंसीराम ने मुड़कर देखा और पल भर के लिए उसकी आंखों में हैरानी आई। अरे गिरधारी, तू जिंदा है? सुना था सूखे में सब बेच दिया तूने। गिरधारी मुस्कुराया, हाँ, सूखा तो पड़ा था, पर अब हरियाली लौट आई है। बंसीराम हंसा, और मेरे पास क्या लेने आया है अब? गिरधारी ने कहा, कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। देने? हाँ, ये लो। उसने पोटली आगे बढ़ा दी। बंसीराम ने चौंक कर पूछा, यह क्या है? धन। मगर क्यों? कभी तुझसे लिया था, अब लौटा रहा हूं, बिना ब्याज के। मगर मैंने तो तुझसे कुछ नहीं लिया। गिरधारी ने शांत स्वर में कहा, झूठ नहीं बोलेगा लाला, खेत के कागज आज भी मेरे दिल में दर्ज हैं। बंसीराम की आंखों में झलकती असहजता अब साफ थी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि गिरधारी ने हाथ उठाया। नहीं, सफाई मत देना, आज मैं हिसाब चुकाने नहीं, बोझ हल्का करने आया हूं। तुझे देना नहीं चाहता था, पर शायद भगवान चाहता था कि मैं तुझे ये दूं, ताकि मेरा दिल नफरत से खाली हो सके।
बंसीराम अवाक खड़ा रहा। गिरधारी ने कहा, यह ले ले और याद रख, इसे खर्च मत करना, इसे समझना। बंसीराम ने धीरे से पोटली ली। उसके चेहरे पर उलझन थी। क्या तू सच में इसे बिना स्वार्थ दे रहा है? गिरधारी ने कहा, हां, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं, नफरत भी आरण की तरह होती है। जब तक लौटाओगे नहीं, चैन नहीं मिलता। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में धूल का हल्का झोंका उठा। गिरधारी मुड़ा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, मगर भीतर कुछ हल्का टूट रहा था, जैसे पुराना बंधन खुल रहा हो। रास्ते में उसने जेब में सिक्का टटोला। वह पहले से ठंडा था। घर पहुंचते ही उसने देखा, सिक्के पर अब एक नई चमक थी। ऊपर से एक महीन सी रेखा उभरी थी, जैसे किसी ने उंगली फेरकर उस पर लिख दिया हो, क्षमा अर्जित। कमला ने पूछा, दे आए? गिरधारी ने सिर हिलाया। कैसा लगा? पहले कठिन, फिर सुकून। कमला ने धीरे से कहा, अब क्या करेगा? तीसरा द्वार बचेगा, जो सबसे मुश्किल है। रात को दिया जल रहा था। हवा शांत थी। गिरधारी खिड़की से बाहर देख रहा था। वही खेत, वही मिट्टी, पर अब सब कुछ नया लग रहा था। उसके भीतर कोई बोझ नहीं था, बस एक हल्की सी चिंता। तीसरी परीक्षा क्या होगी? अचानक कमरे में वही ठंडी हवा चली। सिक्का धीरे से कांपने लगा और एक फुसफुसाहट सी आवाज आई, 2 राहें पार कर लीं, अब तीसरी तेरे भीतर है। गिरधारी ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे धरती उसके सीने पर हाथ रखकर कह रही हो, अब खुद को जीतना है। वह देर तक बैठा रहा, दिए की लौ को देखता हुआ। फिर धीरे से बोला, पूर्वजों का वरदान तो शायद यही है, खुद को माफ करना सीखना। और जब उसने सिर उठाया तो उसे लगा, नीम का पेड़ भी हवा में झुककर मानो यही कह रहा हो, हाँ बेटा, अब तू सही राह पर है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, पर हवा में एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे रात ने जाते जाते खेत की हर पत्ती को धुला दिया हो। गिरधारी आंगन में बैठा था। दिए की लौ पतली थी, मगर थरथरा नहीं रही थी। उसके सामने वही कपड़ा पड़ा था जिसमें वह सिक्के को बांध कर रखता था। 2 परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं। भूखे को बिना नाम बताए भोजन और अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने हाथों से धन। अब बची थी तीसरी और सबसे कठिन, अपने भीतर से लड़ाई, उस लोभ से जो सबसे मीठा दिखता है और सबसे गहरा काटता है। कमला चूल्हे पर रोटी सेकते हुए बोली, आज खेत जल्दी जाना? गिरधारी ने कपड़ा उठाते हुए कहा, हाँ, आज यहीं फैसला होगा, यहीं जहां हल ने टन कहा था। कमला ने उसकी आंखों में डूब कर देखा। उसे वहां डर नहीं, पर एक स्थिर उदासी दिखी, जैसे कोई पुराना मित्र विदा लेने वाला हो। जो भी करना, सोच समझ कर करना, उसने धीरे से कहा। गिरधारी मुस्कुराया, आज सोच नहीं, सत्य कराएगा। वह पगडंडी पर उतारा। मैदान पर ओस चमक रही थी। बैलों की घंटियां दूर से हौले हौले बज रही थीं। नीम के नीचे से गुजरते हुए उसे लगा पेड़ ने डाली झुका दी है, आशीर्वाद की तरह। खेत के बीच वही जगह थी जहां से कहानी शुरू हुई थी। मिट्टी थोड़ी सख्त, मगर उसके नीचे किसी स्मृति की धड़कन। उसने सिक्का निकाला। सूरज की पहली सीधी किरण उस पर पड़ी तो उसकी चमक अचानक तेज हो गई, इतनी कि पल भर को उसे आंखें झुकानी पड़ी। हवा उठी। खेत पर शहतूत की पत्तियां कांपीं। दूर से जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा, गिरधारी। वह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। आवाज करीब आई तो लगा जैसे किसी पुराने कमरे का दरवाजा भीतर से खुल रहा हो। मिट्टी की सतह हल्की सी थरथराई और उसके सामने धुएं सी एक आकृति उभर आई। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, वही पूर्वज। उनके साथ इस बार एक और छाया थी, किसी किसान की। हाथ में हल, माथे पर पसीना, पर होंठों पर मुस्कुराहट। बेटा, आवाज आई, तू 2 बार अपने बाहर से जीता, अब एक बार अपने भीतर से जीतना। गिरधारी ने सिक्का कसकर थामा। डर लगता है? डर ठीक है, पूर्वज बोले, क्योंकि डर वहां होता है जहां सत्य नजदीक होता है। उसी क्षण खेत की मेड़ पर किसी की चाल की आहट हुई। गिरधारी ने मुड़कर देखा, गांव का पटवारी और उसके साथ शहर का एक बिचौलिया, चमकता जूता, हाथ में फाइल। सेठ जी, बधाई। बिचौलिया मुस्कुराया। आपके खेत के नीचे की मिट्टी बहुत मूल्यवान है, कंपनी को चाहिए, आपकी किस्मत बन जाएगी, अभी अग्रिम दे देते हैं। उसने चमचमाते नोटों का बंडल दिखाया। पटवारी बोला, नाम के कागज तैयार हैं, 2 हस्ताक्षर
और फिर आपकी चिंता खत्म। गिरधारी के भीतर की सबसे पुरानी नस में गूंज हुई वही आवाज जो कहती थी, अब आराम से जी, पसीना छोड़, रेशम पहन। सिक्का हथेली में और गर्म हुआ, मानो चेतावनी दे रहा हो। उसने शांत रहते हुए पूछा, कंपनी बदले में क्या छोड़ेगी? बिचौलिया बोला, शहर में मकान, बैंक बैलेंस और सालाना पेंशन, बस खेत कंपनी के हवाले। और यहां की मिट्टी? मिट्टी वह तो सड़क बनेगी, गोदाम बनेंगे, और बीज? बीज पैसे से आएंगे। गिरधारी ने आंखें बंद कर लीं। उसे साधु की आवाज याद आई, ढाल वही है जो तुझे हल की तरफ ले जाए, जो तुझे खेत से दूर करे वह बंधन है। उसने धीमे से कहा, आज मेरे लिए सबसे बड़ा लालच यह नहीं कि सिक्का रख लूं, सबसे बड़ा लालच यह है कि इस धरती को बेच दूं और बाकी जिंदगी दुनियादारी के हिसाब से सुख खरीद लूं। उसने आंखें खोलीं, उनमें अब नरमी नहीं, स्पष्टता थी। कागज ले जाओ, मैं खेत नहीं बेचूंगा। पटवारी ने कंधे उचकाए। सोच लो। बिचौलिया हंस पड़ा, ऐसे मौके रोज नहीं आते। गिरधारी ने सिक्के को हथेली में दबाया और स्थिर स्वर में कहा, वरदान रोज आता है जब आदमी हां या ना कहता है। मेरी ना ही मेरी हां है इस मिट्टी के लिए। दोनों चले गए। हवा थोड़ी थमी। अब अंदर का तूफान बाहर आना चाहता था। गिरधारी ने घुटनों के बल बैठकर जमीन कुरेदनी शुरू की। वही जगह उंगलियों ने पहचान ली। मिट्टी ने जैसे उसकी त्वचा को याद कर रखा था। उसने सिक्का उंगलियों पर रखा, थोड़ी देर देखा। उसमें अपने चेहरे की परछाई थी, पर अब वह परछाई थकी हुई नहीं बल्कि सचेत थी। तूने मुझे बहुत सपने दिखाए, उसने मन ही मन कहा, पर सच्चाई सिखाई। धन से पहले मन, अब लौट जा। ठीक उसी पल भीतर एक आखिरी लहर उठी, रख ले। आखिर तूने दान भी किया, क्षमा भी की, यह तो तेरी कमाई है, रख ले। ये वही मीठी फुसफुसाहट थी जो आदमी को धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंसा देती है। गिरधारी का कंठ सूख गया। उसने दूर नीम की ओर देखा। पत्तियां स्थिर थीं, जैसे वे भी उसकी प्रतीक्षा कर रही हों। उसने गहरी सांस ली और सिक्के को मिट्टी में रख दिया, धीरे, आदर से, जैसे किसी दीप को किसी मंदिर की चौखट पर रखा जाता है। जैसे ही सिक्का मिट्टी को छुआ, हवा का तापमान बदल गया। खेत में चलने वाली हवा अचानक ठंडी हो गई। मिट्टी से बहुत मुलायम सी रोशनी उठी, न तेज न दिखावी, बस उतनी जितनी निर्णय को दीख पड़े। गिरधारी ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली। उसके गालों पर नमक जैसा कुछ था, हानि का नहीं, मुक्ति का। कानों में वही आवाज आई, पूर्वजों की, साधु की, मिट्टी की, सब एकवत हो गईं। तूने लौटाया, इसलिए तूने पाया। वह वहीं घुटनों पर बैठा रहा। समय कितनी देर बीता पता नहीं। जब उठा तो उसके कंधे हल्के थे। उसने मेड़ के किनारे से देखा, दलहनी पौधों के नन्हे नन्हे अंकुर सिर उठा रहे थे जहां कल तक सूखा था। वह मुस्कुराया, मिट्टी, तू तो तुरंत जवाब देती है। वह घर लौटा। रास्ते में बिचौलिया फिर मिला। बोला, अभी भी मौका है। गिरधारी ने शांत होकर कहा, मौका आदमी बनाता है या बिगाड़ता है? मैंने आज आदमी बनने का मौका चुना है। बिचौलिया खींच कर चला गया। लचीलापन खरीदा जा सकता है, पर रीढ़ नहीं। यह बात शायद उसे सुनाई ही नहीं दी। आंगन में पहुंचा तो कमला इंतजार कर रही थी। क्या किया? उसने संकोच से पूछा। गिरधारी ने उसके हाथ पर अपनी दोनों हथेलियां रख दी। मैंने उसे वहीं लौटा दिया जहां से वह आया था। और भीतर? भीतर पहले भी भीड़ थी, आज खाली जगह मिल गई है। कमला की आंखें भीग उठीं। आज तुम पहले से हल्के लग रहे हो। गिरधारी हंसा, क्योंकि मैं पहली बार भारी चीज छोड़ आया हूं, लालच। सिक्का तो बस प्रतीक था। अब मैं वही करूंगा जो मेरा काम है, मिट्टी में भरोसा बोना। उस रात आकाश बिल्कुल साफ था। तारे इतने पास लगे जैसे हाथ बढ़ाकर पकड़ ले। गिरधारी नीम के नीचे बैठ गया। हवा में हल्की सी मीठी गंध थी, मालूम नहीं महुए की या किसी अदृश्य पुष्प की। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, न डराने वाली न चौंकाने वाली। उसने आंखें बंद की। वही पूर्वज, वही किसान, वही करुण मुस्कुराहट। बेटा, आवाज आई। वचन फिर वचन बन गया। अब यह सिक्का तेरे पास रहे या धरती के पास, फर्क नहीं। वरदान अब तुझ में है। जब भी तू लालच की ओर झुकेगा, तेरे भीतर से एक हल्की सी रोशनी उठेगी, तुझे याद दिलाने। गिरधारी ने धीरे से कहा,
क्या यह रोशनी केवल मेरे लिए है? ना, उत्तर आया, यह बांटने के लिए है। वरदान का स्वभाव ही बांटना है। कल से तुझे लोग पूछेंगे, तूने क्या किया कि खेत ऐसे बोल उठे? उन्हें कहना, मैंने बस अपने भीतर की शांति लौटाई है, बाकी काम धरती ने किया है। सुबह की दिशा में हल्की लाली फूटी। वह उठकर आंगन में आया। कमला ने दरवाजे पर एक छोटा सा दिया रख दिया था। बिना बात दोनों ने उसे देखा। दो लोगों का एक सा मौन, जिसमें ध्वनि से ज्यादा अर्थ होता है। गिरधारी ने कहा, आज से हर कटाई पर हम पहला बोरा साझा कोठार में रखेंगे और हर फसल के पहले दिन एक थाल किसी अनजाने भूखे के लिए। कमला ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर संतोष की वह रेखा आई जो किसी स्त्री के मन में तभी चलती है जब घर का पुरुष लालच की भाषा भूलकर भरोसे की बोली सीख लेता है। उसी दोपहर वह फिर खेत में गया जहां सिक्का अब मिट्टी का हिस्सा था। उसने उस जगह पर छोटी सी मिट्टी की चौकी बना दी। ऊपर एक कंकड़ रखा। न कोई मूर्ति, न कोई झंडा, सिर्फ एक याद कि यहां कभी लालच सोने की तरह चमका था और किसी ने उसे शांत होकर मिट्टी में मिला दिया। वह चौकी बनाते बनाते अचानक ठिठका। मेढ़ पर दो चिड़ियाओं बैठे बैठे मिट्टी चुग रही थीं, जैसे नया घर बनाने के लिए तिनका ढूंढ रही हों। गिरधारी के होंठों पर अनायास शब्द आए, चलो घर बनता रहे। शाम उतरी तो हवा में वह फुसफुसाहट फिर लौटी, पर इस बार बाहर नहीं, भीतर से। तीसरा द्वार भी खुल गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा उसकी धड़कनें खेत की धड़कनों से एक ही ताल पर चल रही हैं। कोई अंतर नहीं, कोई दूरी नहीं, बस एक बड़ी पूरी शांत लय। उसने नियम की ओर देखा, जैसे कोई वादा किया हो, अगले बीज से पहले मैं कुछ नया शुरू करूंगा जो मेरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए होगा। नियम की पत्तियां हल्के से हिलीं। हाँ मैं। और रात जब पूरी तरह उतर आई तो उसने बिस्तर पर लेटते हुए कमला से बस इतना कहा, आज सिक्का नहीं, कहानी लौट आई है। दिया देर तक जला और उसके बुझते बुझते घर की दीवारों पर एक मुलायम पीली परत रह गई। निर्णय की। खेत की ओर से मिट्टी की हल्की सी महक आई, जैसे दूर कहीं किसी ने चुपचाप शाबाश कहा हो। रात बीत गई पर नींद नहीं आई। गिरधारी के भीतर अब कोई भय नहीं था, बस एक नई बेचैनी थी, कुछ करने की, कुछ बांटने की। मिट्टी ने उसे सिखा दिया था कि धन का असली अर्थ संग्रह नहीं, संवेदन है। सुबह की हवा में अब उसे मिट्टी की गंध से ज्यादा अपनापन महसूस होता था। कमला ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो? गिरधारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मिट्टी को केवल जोतूंगा नहीं, उसकी कहानी भी लिखूंगा। कमला हंस पड़ी, मिट्टी की भी कहानी होती है? हाँ, गिरधारी बोला, हर बीज की होती है, हर फसल की, हर किसान की, बस कोई सुनता नहीं। वह खेत की तरफ निकल पड़ा। सूरज की किरणें उसके कंधे पर ऐसे पड़ीं जैसे भगवान ने हाथ रखा हो। रास्ते में हर पत्ता, हर डाली, हर घास उसे अपनी भाषा में कुछ कहती लग रही थी। तू सही कर रहा है, धरती तेरे साथ है। वह मेड़ पर बैठा। सामने नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था। उसके नीचे मिट्टी की छोटी सी चौकी थी, वही जगह जहां उसने सिक्का मिट्टी में लौटाया था। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। अब तू ही मेरी गुरु है, वह बुदबुदाया। उसी वक्त गांव का एक बालक वहां से गुजरा। राजू, लगभग 10 साल का, नंगे पैर, फटे कपड़े, मगर आंखों में वही चमक जो किसी भूखे बच्चे की नहीं, किसी खोजी आत्मा की होती है। उसने गिरधारी को देखा और बोला, काका, तू रोज यहां क्यों बैठता है? गिरधारी मुस्कुराया, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा खजाना दफन है। राजू की आंखें चौड़ी हुईं। खजाना? सच में? हाँ बेटा, पर यह सोने चांदी का नहीं, सच्चाई का खजाना है। राजू ने हंसते हुए कहा, फिर तो मैं भी एक दिन ऐसा खजाना ढूंढूंगा। गिरधारी ने सिर पर हाथ रख दिया, जरूर ढूंढना, पर याद रखना, खजाना वहीं मिलता है जहां तू खुद को खो देता है। शाम को जब गिरधारी घर लौटा तो गांव में हलचल थी। चौपाल पर लोग इकट्ठे थे। किसी ने कहा, कंपनी वाले फिर आए हैं, इस बार सारा गांव खरीदना चाहते हैं। किसी और ने कहा, उन्होंने कहा है हमें खेतों की मिट्टी चाहिए, सड़क बनेगी, फैक्ट्री बनेगी। किसी ने फुसफुसाया, दाम बहुत बड़े हैं। गिरधारी चुप रहा। उसने नीम की ओर देखा। हवा तेज हुई, जैसे पेड़ ने कहा हो, फिर परीक्षा है। उस रात गिरधारी सो नहीं सका।
कमला ने पूछा, क्या फिर से कोई परीक्षा? वह बोला, हाँ, इस बार मेरी नहीं, गांव की। कमला ने कहा, फिर वही लोग, वही धोखा। गिरधारी ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार धोखा नहीं होगा। जब एक मन जागता है तो बाकी मन खुद ब खुद जागने लगते हैं। सुबह उसने गांव के सब लोगों को बुलाया। चौपाल पर भीड़ थी, बूढ़े, औरतें, बच्चे। गिरधारी खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, ये मिट्टी हमारी माँ है। इसे बेचना ऐसा है जैसे हम अपने ही गर्भ को खोद दें। पैसे से हम छत बना सकते हैं, पर आकाश नहीं। सड़कें बनाएंगे, पर जड़ें खोदेंगे। सोचो, क्या चाहिए हमें, अस्थायी सुख या पीढ़ियों का वरदान? लोगों के बीच सन्नाटा था। किसी ने कहा, पर दाम बहुत हैं। गिरधारी बोला, मैं भी वही सोचता था। मैंने भी लालच को भगवान समझा था, पर याद रखो, जो धन धरती को बेचकर आता है वह धरती की तरह ही सूख जाता है। फिर उसने नीम के नीचे जाकर मिट्टी उठाई। देखो, इस मिट्टी में मेरे पूर्वजों का वचन है, और अब तुम्हारा भी होना चाहिए। अगर आज हम इसे बचा लें तो हमारे बच्चे कल इस पर गर्व करेंगे। धीरे धीरे सबके सिर झुकने लगे। बुजुर्ग बोले, गिरधारी सही कहता है। महिलाएं बोलीं, अगर मिट्टी गई तो घर भी नहीं रहेगा। और बच्चों ने तालियां बजाईं, हम खेत नहीं बेचेंगे। उसी शाम जब कंपनी वाले गांव पहुंचे तो चौपाल पर सैकड़ों लोग खड़े थे। अधिकारी ने कहा, हम आपको धन देंगे, सुविधा देंगे, शहर जैसी जिंदगी देंगे। गिरधारी आगे बढ़ा, हमें सुविधा नहीं, अपनी धरती चाहिए। आपकी सड़कें हमारे खेतों के बीच नहीं, उनके चारों ओर बनेंगी। हम आपको जगह देंगे, पर खेत नहीं। अधिकारी ने कहा, तुम्हें नुकसान होगा। गिरधारी बोला, नुकसान तो तब था जब हम अपनी मिट्टी को पहचानते नहीं थे। अब जो पहचान गया उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कंपनी वाले हार मानकर लौट गए। गांव में पहली बार किसी ने समझा कि ना कहना भी वरदान होता है। रात को गिरधारी फिर नीम के नीचे बैठा। आसमान में तारे वैसे ही थे, पर आज उन्हें देखकर उसे लगा कि शायद उसके पूर्वज मुस्कुरा रहे हैं। कमला उसके पास आई। आज तुम सच में बदल गए हो। वह बोला, नहीं कमला, मैं नहीं बदला। मैंने बस याद किया कि मैं कौन हूं। उसी वक्त हवा चली, मिट्टी से फिर वही मीठी गंध उठी। सिक्का तो अब मिट्टी में था, पर उसका असर अभी भी महसूस होता था। गिरधारी ने कहा, अब मैं ये वरदान बांटूंगा। हर किसान को बताऊंगा कि धरती बिकाऊ नहीं होती। जो धरती को छोड़ देता है वो अपनी आत्मा खो देता है। कमला मुस्कुराई, और जो धरती से जुड़ा रहता है, गिरधारी ने कहा, वो अपने पूर्वजों से कभी अलग नहीं होता। उसने दोनों हथेलियों से मिट्टी उठाई और आसमान की ओर उछाल दी। हवा ने उसे पकड़ा, चारों दिशाओं में बांट दिया। गांव के बच्चे दौड़े, मिट्टी के कण उनके बालों पर गिरे, चेहरे पर जमे, और किसी ने कहा, काका ने हमें वरदान दिया। गिरधारी ने दूर से देखा। नीम के नीचे की चौकी से हल्की सी रोशनी उठी, जैसे धरती ने सिर झुकाकर कहा हो, मैंने तेरा वचन सुना बेटा। रात में गिरधारी खाट पर लेटा। दिया अब बुझ चुका था, पर कमरे में रोशनी थी, अंदर से आती हुई। वह बुदबुदाया, पूर्वजों का वरदान मिट्टी में नहीं था, वो तो इंसान के भीतर था। मैंने बस उसे खोद निकाला। और उस रात बहुत समय बाद गिरधारी गहरी नींद में सो गया, बिना किसी सपने के, बिना किसी डर के, बस उस मिट्टी की खुशबू में जो अब उसकी सांस का हिस्सा बन चुकी थी। बारिशों का मौसम था। मिट्टी में नमी थी और खेतों में हरी चादर बिछी हुई थी। हर सुबह ओस की बूंदें पत्तों पर चमकतीं और गिरधारी उन्हें ऐसे देखता मानो भगवान की मोहर लगी हो, एक एक दाने पर, एक एक तिनके पर। पिछले कुछ महीनों ने गांव को बदल दिया था। जो लोग पहले लालच में एक दूसरे से झगड़ते थे, अब साथ बैठकर बीज बांटते थे। और इस बदलाव का केंद्र था गिरधारी का छोटा सा नियम वाला खेत। एक दिन उसने चौपाल पर सबको बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और मिट्टी की खुशबू हर सांस में घुली थी। गिरधारी ने कहा, हम सब ने ये मिट्टी बचाई, अब इसे बांटना भी हमारा कर्तव्य है। मैं चाहता हूं कि हर फसल में से पहला बोरा हम सब मिलकर एक जगह रखें, किसी मंदिर में नहीं, किसी घर में नहीं, बल्कि यहां नीम के नीचे। लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर किस नाम से रखेंगे इसे? गिरधारी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम नहीं रखेंगे, इसे साझा कोठार कहेंगे।
जहां भूख किसी का नाम नहीं पूछेगी। गांव के बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। औरतें बोलीं, काका ये तो अच्छा काम है। बंसीराम, जो अब बदल चुका था, बोला, और जो घर में जरूरत से ज्यादा है वह भी यहां लाएंगे। गिरधारी ने सिर हिलाया। हाँ, यही तो सच्ची पूजा है। जब कोई खाली पेट सोने से पहले मुस्कुरा सके तो समझो ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया। उस दिन दोपहर को नीम के नीचे एक पुराना लकड़ी का कोठार बनाया गया, मिट्टी और लकड़ी से। किसी ने छूने से उस पर लिखा, नाम नहीं, निवाला। जब पहला बोरा अनाज गिरधारी ने उसमें डाला तो हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई। गांव की औरतें बोलीं, पहली बार लग रहा है कि मिट्टी हंस रही है। रात को गिरधारी और कमला दिए के पास बैठे। कमला ने पूछा, तुम थकते नहीं? वह बोला, थकता हूं, पर जब किसी की आंखों में सुकून दिखता है तो थकान मिट जाती है। लगता है जैसे धरती मेरे कंधे सहला रही हो। कमला ने कहा, सच्चे वरदान का असर यही होता है, जो बांटे वही बढ़े। अगले कुछ हफ्तों में साझा कोठार पूरे गांव की परंपरा बन गया। लोग अपने खेतों से एक मुट्ठी अन्न लेकर आते और वहां डालते। कोई पूछता नहीं कौन कितना लाया, क्योंकि अब भरोसा लौट आया था। हर शाम बच्चे वहां खेलते और किसी को भूख लगती तो कोठार खुला रहता। किसी के आने जाने की मनाही नहीं थी। एक दिन गांव की विधवा अम्मा राधा वहां आई। उसने कोठार खोला और बस 2 मुट्ठी चावल लिए। जब जाने लगी तो गिरधारी ने पूछा, अम्मा इतना ही क्यों? वह मुस्कुराई, क्योंकि भूख बड़ी नहीं है, आदत है, कल किसी और की बारी होगी। गिरधारी की आंखें नम हो गईं। उसने मन में कहा, ईश्वर सबसे बड़ा अकाउंटेंट है, जो सबसे कम लेता है वही सबसे अमीर होता है। धीरे धीरे कोठार के आसपास जीवन बसने लगा। गांव के बच्चे वहीं पढ़ाई करने आने लगे। गिरधारी ने मिट्टी पर लकड़ी की पट्टियां रखकर उन्हें बैठाया। ये खेत ही तुम्हारा स्कूल है, उसने कहा। एक दिन उसने मिट्टी पर उंगली से लिखा, खेत सिर्फ अनाज नहीं देते, ये विचार भी उगाते हैं। बच्चे हर दिन एक नया शब्द सीखते, भरोसा, श्रम, क्षमा, प्रेम। कंपनी वाले फिर गांव आए। इस बार वे दान देने नहीं, देखने आए थे। अधिकारी बोला, हमने ऐसा गांव कभी नहीं देखा। बिना किसी अनुबंध के इतनी व्यवस्था कैसे चल रही है? गिरधारी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहां कानून कागज पर नहीं, आत्मा में लिखा है। अधिकारी बोला, और अगर कोई धोखा दे? गिरधारी ने कहा, तो धरती उसे सिखा देगी। उसे किसी अदालत की जरूरत नहीं। उस शाम कंपनी के अधिकारी ने कोठार के पास कुछ देर खामोशी में खड़ा रहकर मिट्टी को देखा और कहा, शायद हम भी बहुत तेज दौड़ गए और ये गांव हमें रोकना चाहता है, याद दिलाने के लिए कि रफ्तार से ज्यादा जरूरी है दिशा। साझा कोठार अब सिर्फ अन्न की जगह नहीं, एक प्रतीक बन गया था, एक साझे दिल का। हर सुबह नीम के नीचे दिया जलाया जाता और बच्चे कहते, आज किसके नाम अन्न रखेंगे? कभी वे किसी अजनबी यात्री के नाम रखते, कभी किसी बीमार किसान के, और कभी बस ईश्वर के नाम। एक दिन जब कोठार भर गया, गिरधारी ने सबको बुलाया। अब ये अन्न किसी को बांटने का नहीं, बोने का वक्त है, उसने कहा। लोगों ने पूछा, मतलब? वह बोला, हर घर एक मुट्ठी बीज ले जाए, उसी जगह बोए जहां पहले सूखा पड़ा था। मिट्टी को याद दिलाओ कि हमने भरोसा नहीं छोड़ा। उस दिन सैकड़ों हाथ मिट्टी में बीज डाल रहे थे। बच्चों की हंसी, औरतों के गीत और हवा में उड़ती धूल, मानो पूरा गांव एक साथ सांस ले रहा था। रात को कमला ने पूछा, क्या यही था पूर्वजों का वरदान? गिरधारी ने कहा, नहीं, यह तो उसकी शुरुआत है। असली वरदान तब होगा जब यह काम मेरे बाद भी चलता रहेगा। कमला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बेटा मोहन ये काम संभालेगा, उसने भी तो खेत का आशीर्वाद देखा है। गिरधारी ने सिर हिलाया। हाँ, अब ये वचन मेरी पीढ़ी का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का है। वह बाहर निकला। नीम की पत्तियां हवा में झूम रही थीं। उसने ऊपर देखा, पत्तों के बीच से चांद झांक रहा था। उसने मिट्टी को हाथ लगाया और कहा, आज मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो किसी को भूखा नहीं रहने देगा। यही तो असली पूजा है। और उस रात जब हवा ने खेतों को छुआ तो हर बालियां धीरे धीरे झूमने लगीं, मानो वे कह रही हों, पूर्वजों का वरदान अब बांट दिया गया है। साल गुजरते गए, मौसम बदले, लोग बदले, पर नियम का पेड़ जस का तस रहा
उसी छांव में जहां साझा कोठार खड़ा था। अब गांव के बच्चे वहीं खेलते थे और बुजुर्ग वहीं बैठकर किस्से सुनाते। गिरधारी के बाल अब पूरे सफेद हो चुके थे, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उस दिन थी जब उसने सिक्का मिट्टी में लौटाया था। अब काम संभाल लिया था उसके बेटे मोहन ने, वही जिसने बचपन से अपने पिता की हर सीख को देखा, सुना और महसूस किया था। मोहन अब खेत का मालिक नहीं, उसका सेवक कहलाता था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, मिट्टी छूकर प्रणाम करता और फिर सबसे पहले साझा कोठार का ताला खोलता। उसके छोटे बेटे राजू को यह सब बड़ा जादू लगता था। बाबा, वह पूछता, तुम हर सुबह मिट्टी से बात क्यों करते हो? मोहन मुस्कुराता, क्योंकि यही बोलती है बेटा, अगर मन से सुनो तो इसमें सब कुछ लिखा है। बारिश कब आएगी, बीज कब डालना है और कौन सी गलती दोबारा नहीं करनी। राजू की आंखें गोल हो जाती। मिट्टी बोलती है। हाँ, मोहन हंसकर कहता, पर सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो लालच से नहीं, प्रेम से जोतते हैं। अब गांव में गिरधारी का नाम एक दंतकथा बन चुका था। लोग उसे धन्य गिरधारी कहते। किसी की बेटी की शादी होती तो पहले साझा कोठार से अन्न जाता। किसी के घर बच्चा पैदा होता तो उसके नाम से एक मुट्ठी बीज मिट्टी में बोया जाता। अब यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, यह एक विचार था जो पीढ़ियों तक चलने वाला था। गिरधारी अब ज्यादा नहीं बोलता था। वह शाम को नीम के नीचे बैठ जाता, बच्चों को खेलते देखता और मुस्कुराता। कभी कभी उसकी आंखें बंद होती और उसके होंठ हिलते, जैसे वह किसी अदृश्य से बात कर रहा हो। कमला उसे देखकर कहती, किससे बात करते हो हर शाम? वह हंसता, जिनसे सब कुछ शुरू हुआ था, अपने पूर्वजों से। एक दिन मोहन खेत में कुछ नए बीज बो रहा था। राजू उसके पास आया। बाबा, ये कौन से बीज हैं? मोहन ने कहा, ये तुम्हारे दादा ने तैयार करवाए हैं। कहते हैं इनसे फसल नहीं, बरकत उगती है। राजू ने भोलेपन से पूछा, बरकत क्या होती है? मोहन ने हंसते हुए कहा, बरकत वो होती है जब तू बांटने के बाद भी गरीब नहीं होता। शाम को गिरधारी को तेज खांसी उठी। कमला घबरा गई। डॉक्टर को बुलाऊं? गिरधारी ने सिर हिलाया। नहीं, अब मुझे डॉक्टर नहीं, मिट्टी चाहिए। वह नीम के नीचे गया, चौकी के पास बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, मां धरती, अब मैं लौटने आया हूं। कमला रोने लगी। ऐसा मत कहो। गिरधारी मुस्कुराया। रोना नहीं कमला, वरदान कभी मरता नहीं, बस पीढ़ी बदलता है। उसने मोहन को बुलाया। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, साझा कोठार अब तेरा है, पर याद रख, अन्न का मतलब भूख मिटाना नहीं, रिश्ते निभाना है। मोहन ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, आपकी सीख नहीं भूलूंगा। गिरधारी ने उसकी हथेलियां अपने ऊपर रख दी। और राजू को सिखाना कि धन की सबसे बड़ी गिनती तब होती है जब उसे बांटने से मन भारी नहीं, हल्का हो जाए। राजू पास बैठा सब सुन रहा था। उसने दादा का हाथ पकड़ा और बोला, दादाजी, मैं भी वही करूंगा जो आपने किया। गिरधारी की आंखें नम हो गईं। मुझे पता है बेटा, एक दिन तू भी मिट्टी से वही पूछेगा जो मैंने पूछा था, क्या मैं तेरा हूं? और तब वो तुझे वही जवाब देगी जो उसने मुझे दिया। हाँ बेटा, अब तू मेरा है। धीरे धीरे सांझ उतर आई। हवा में नीम की पत्तियां सरसराईं। गिरधारी की सांसें लंबी होती गईं, चेहरा शांत। कमला ने सिर उसकी गोद में रख लिया। मोहन और राजू दोनों उसके पैर दबा रहे थे। और तभी गिरधारी की आंखें आधी खुलीं। होंठों से आखिरी वाक्य निकला, पूर्वज दूर नहीं जाते, वे जिम्मेदारी का रूप बदलते हैं। उसकी सांस रुक गई, पर चेहरे पर मुस्कान वैसी ही थी जैसी तब थी जब उसने सिक्का मिट्टी में लौटाया था। गांव में अगले दिन शोक नहीं, शांति थी। लोग बोले, धन्य हुआ ये गांव जिसने मिट्टी को भगवान समझा। मोहन ने पिता की राख उसी चौकी के पास रखी जहां सिक्का दफन था, और जब राख मिट्टी में घुली तो नीम के पत्ते एक साथ हिले, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। उस दिन से साझा कोठार के पास एक नया पत्थर रखा गया। उस पर चूने से बस इतना लिखा गया, यहां सोया नहीं, बोया गया एक आदमी, गिरधारी। राजू रोज वहां जाकर बैठता। नीम की छांव में उसे दादा की आवाज सुनाई देती, सुन बेटा, धरती कभी खाली नहीं रहती, जो प्रेम बोता है वो एक दिन वरदान काटता है। राजू हर सुबह मिट्टी को प्रणाम करता, हाथ जोड़कर कहता, दादाजी, आज भी आपका कोठार भरा है,
और नीम की डाली से एक पत्ती गिरती जैसे जवाब मिल गया हो। मैं जानता हूं बेटा, अब गिरधारी की कहानी हवा में थी, हर खेत में, हर बीज में, हर बच्चे की मुस्कान में। पूर्वजों का वरदान अब सिर्फ मिट्टी में नहीं था, वह लोगों के दिलों में बस गया था। सालों का फासला पलों की तरह बीत गया। गिरधारी का नाम अब सिर्फ कहानी नहीं, गांव की पहचान बन चुका था। बच्चे उसे धरती का बाबा कहते और हर त्योहार पर नियम के नीचे दिया जलाते। उसी पेड़ की छांव में अब जवान हो चुका था राजू, जिसने अपने पिता मोहन से खेत संभालने की जिम्मेदारी ली थी। राजू अपने दादा जैसा नहीं था, उसके अंदर आधुनिक सोच थी, पर दिल में वही मिट्टी की गंध। उसने पढ़ाई की, शहर देखा, वहां की चमक भी, पर हर बार जब लौटता तो उसे लगता जो सुकून यहां है वो वहां नहीं। हर सुबह वह खेत में आता, नीम की जड़ों को छूकर प्रणाम करता और कोठार का ताला खोलता। गांव अब बदल चुका था। मिट्टी के घरों की जगह कुछ पक्के मकान बने थे, पर उनके बीच अभी भी वही पुरानी सादगी थी। लोग अब भी कहते, कोठार खाली नहीं रहना चाहिए वरना मिट्टी नाराज हो जाएगी। राजू अब गांव के सबसे भरोसेमंद युवकों में गिना जाता था। उसकी शादी भी एक सीधी सादी लड़की गोपी से हुई थी, जो शहर से आई थी, लेकिन गांव की मिट्टी को उसी तरह अपनाया जैसे कोई बेटी अपनी ससुराल को। गोपी ने पूछा, राजू, क्या ये सच है कि इस कोठार के नीचे कोई वरदान दफन है? राजू मुस्कुराया, सिर्फ वरदान नहीं, पूरी विरासत। तो वो सिक्का? हाँ, उसने कहा, दादाजी ने उसे मिट्टी में लौटाया था। कहते हैं जब भी कोई लालच करेगा वो सिक्का खुद बोल उठेगा। गोपी ने हंसते हुए कहा, तो फिर डरना मत, मैं तो हमेशा दिल से ही चाहती हूं। राजू ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही चाहत वरदान की रक्षा करती है। गांव अब आसपास के गांवों के लिए उदाहरण बन गया था। लोग दूर से आते, कोठार देखते, मिट्टी छूते और कहते, यहां कुछ अलग है। राजू को गर्व होता, पर साथ ही एक चिंता भी, कहीं ये सब सिर्फ कहानी बनकर न रह जाए। वह चाहता था कि गांव के बच्चे केवल कहानी न सुने, बल्कि उसका अर्थ भी समझें। एक दिन राजू ने सोचा कि अब साझा कोठार को नया रूप देना चाहिए। उसने गांव के युवाओं को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि हम इसे सिर्फ अन्न रखने की जगह नहीं, सीख देने की जगह बनाएं। जो भी बच्चा यहां खेले, उसे पता हो कि ये कोठार भूख नहीं, भरोसे का प्रतीक है। सबको विचार पसंद आया। राजू ने तय किया, कोठार के पास मिट्टी की दीवार पर बच्चों के हाथों से चित्र बनवाए जाएंगे, सूरज, पेड़, अनाज और हाथ जो एक दूसरे को थामे हों। गांव की औरतें आईं, बच्चों को रंग दिए गए। वो दिन पूरे गांव के लिए त्योहार जैसा था। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो सब लोग नीम के नीचे इकट्ठा हुए। राजू ने कहा, हमारे दादा गिरधारी ने जो शुरू किया था वो सिर्फ एक खेत की कहानी नहीं थी। उन्होंने हमें सिखाया कि धरती की पूजा सिर्फ माथा टेकने से नहीं होती, उसे समझने से होती है। ये रंग, ये दीवारें, ये कोठार सब उसी समझ का हिस्सा हैं। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन उसी वक्त हवा में कुछ अलग था, ठंडी, भारी और गहरी। नीम की डाली से एक पत्ती गिरकर राजू के कंधे पर आ गिरी। उसने सहजता से पत्ती उठाई और देखा, उस पर धूल के नीचे कुछ चमक रहा था। वह झुका और मिट्टी को थोड़ा कुरेदा। अरे, गोपी ने चौंक कर कहा, वहां कुछ चमक रहा है। राजू ने मिट्टी हटाई और उसकी उंगलियों के नीचे एक हल्की टन्न की आवाज आई। वही आवाज जो कभी उसके दादा ने सुनी थी। सांसें तेज हो गईं। भीड़ पास आई। राजू के हाथों में अब वही पुराना सुनहरा सिक्का था। धूल और समय से मध्यम हुआ, पर पहचान वही। लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये वही है? राजू के कानों में जैसे दादा की आवाज गूंज उठी, धरती से जो लिया उसे फिर लौटाना। गोपी ने धीरे से पूछा, राजू, अब क्या करोगे? राजू कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें सिक्के की चमक में खो गईं। ये लौट आया है, इसका मतलब है कि हमारी कोई परीक्षा बाकी है, उसने कहा। बुजुर्ग मोहन ने पास आकर कहा, बेटा, ये सिक्का तो कई जन्मों की गवाही देता है, लेकिन याद रख, इसे रखना नहीं, समझना है। राजू ने सिर झुकाया। मैं समझ गया बाबा। रात को वह नीम के नीचे बैठा। हवा में अजीब सी सिहरन थी। सिक्का उसकी हथेली पर था और उसकी सतह से हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक वही सपना आया, वही वृद्ध आकृति, वही साधु जैसी आवाज। तू दादा का वंशज है,
तो परीक्षा भी तेरी ही होगी, धन का नहीं, निर्णय का। इस बार सिक्का तुझे नहीं परखेगा, तू खुद को परखेगा। राजू ने पूछा, किस बात की परीक्षा? आवाज बोली, लोग तुझे मनाने आएंगे, कहेंगे ये कहानी पुरानी है, इसका कोई अर्थ नहीं। तेरा काम है उन्हें दिखाना कि ये सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का नियम है। जो धरती से लेता है उसे धरती को लौटाना पड़ता है, चाहे रूप में, चाहे कर्म में। राजू की आंखें खुलीं, पसीने से भीगे कपड़े। सिक्का उसकी हथेली में अब ठंडा था, जैसे वह चुपचाप कह रहा हो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। सुबह उसने मोहन से कहा, बाबा, मैं अब गांव को दिखाऊंगा कि यह सिक्का कोई जादू नहीं, यह तो हमारी आत्मा का प्रतीक है। मोहन मुस्कुराया, तू वही करेगा जो तेरे दादा ने किया था। फर्क बस इतना होगा कि अब तू अकेला नहीं होगा, पूरा गांव तेरे साथ है। राजू ने गहरी सांस ली और नीम के नीचे रखी चौकी की तरफ देखा। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से गिर रही थीं। वह बोला, दादाजी, आपकी कहानी फिर शुरू हो गई है। और सच में, हवा ने जवाब दिया, हर बार जब कोई सच्चाई से मिट्टी छूता है, कहानी फिर जन्म लेती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम की पत्तियों से फिसल कर गिरी तो राजू पहले से ही तैयार था। सिक्का उसने लाल कपड़े में बांधकर अपने सीने से लगाया। गांव वालों ने देखा कि उसका चेहरा आज कुछ अलग था, न डर न उलझन, बस एक गंभीर स्थिरता। मोहन ने पूछा, किधर जाने की तैयारी है बेटा? राजू ने शांत स्वर में कहा, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। दादाजी ने बताया था, जब उन्होंने यह सिक्का लौटाया था तब एक साधु आए थे, कैलाशनाथ। शायद वही बता सकें कि यह लौटकर फिर क्यों आया। गांव के बुजुर्ग बोले, कई साल हो गए उस साधु को देखे हुए, कोई नहीं जानता वो अब कहाँ है। राजू मुस्कुराया, मगर उनका रास्ता अब भी यहीं है, इस मिट्टी में। मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। उसने साथ लिया सिर्फ एक लाठी, एक थैला और अपने साथियों में से दो, गोपी और ननकू, जो बचपन से उसका सबसे करीबी मित्र था। गांव वालों ने विदा दी। मोहन ने उसके माथे पर हाथ रखा, जाना जरूर, पर लौट कर आना मत भूलना, अब ये कहानी तुझ पर है। राजू ने नम आंखों से कहा, हाँ बाबा, लौट कर ही तो कहानी पूरी होगी। तीनों पगडंडी से निकल पड़े। हवा में हल्की नमी थी, खेतों की महक उनके कदमों के साथ चल रही थी। दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा का नाम सबने सुना था, कैलाश गुफा, जहां पहले संत लोग ध्यान करते थे। वहीं से गिरधारी के पूर्वजों की कथा शुरू हुई थी। रास्ता लंबा था, बीच में एक गांव पड़ा जहां लोगों ने उन्हें पहचाना। अरे, ये तो गिरधारी का पोता है, वही जिसने मिट्टी का वरदान बचाया। राजू मुस्कुराया, हाँ, पर अब मिट्टी कुछ पूछ रही है, इसलिए जवाब ढूंढने निकला हूं। गांव की एक बुजुर्ग औरत ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, कैलाश गुफा तक जाओगे तो वहां एक शिला मिलेगी जिस पर लिखा है, जो खुद को जान ले वही वरदान पाए। राजू ने झुककर उनके पैर छुए। धन्यवाद अम्मा, लगता है राह वहीं दिखा रही है। सूरज ढलने तक वे पहाड़ी के तल तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर हवा अजीब ढंग से बह रही थी, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। गोपी ने धीरे से कहा, राजू, डर तो नहीं लग रहा? राजू ने सिर हिलाया, डर नहीं, बस श्रद्धा है। गुफा में प्रवेश करते ही अंधेरा गहरा गया। ननकू ने मशाल जलाई। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने थे, त्रिशूल, कमल और कुछ ऐसी लिपि जिसमें लिखा था, वह जो धरती से जन्मा आकाश में नहीं खोता। गुफा के अंदर से एक ठंडी हवा चली और एक झिलमिल सी रोशनी फैल गई। अचानक दीवारों पर से धूल हटी और एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन आया है इस शांति को जगाने? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गिरधारी का वंशज हूं, वही जिसने आपका आशीर्वाद पाया था। मैं यह जानने आया हूं कि यह सिक्का फिर क्यों लौटा। क्षण भर सन्नाटा रहा, फिर हवा में एक आकृति बनी, लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, वही साधु कैलाशनाथ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो समय ने फिर चक्कर पूरा किया। जब कोई इंसान सच्चाई को धरती में बो देता है तो एक दिन वही बीज किसी और के रूप में उगता है। तू उसी बीज की नई कोंपल है। राजू ने कहा, मगर महाराज, सिक्का तो मिट्टी में गया था, अब फिर क्यों आया? साधु बोले, क्योंकि हर युग में लोभ नया रूप लेता है। गिरधारी ने लालच को हराया था,
अब तुझे भ्रम को हराना है। भ्रम? राजू ने पूछा। हाँ बेटा, साधु बोले। अब लोगों के पास अन्न नहीं, आकांक्षा की भूख है। वे सोचते हैं कि धन सब कुछ है। तेरा काम है उन्हें दिखाना कि ईमान की खेती अब भी हो सकती है। यह सिक्का तेरा औजार नहीं, तेरा इम्तिहान है। राजू ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए। वही जो तेरे दादा ने किया था, बांट। पर इस बार अन्न नहीं, सोच बांट। लोगों को सिखा कि भरोसा भी बीज की तरह बोया जाता है, और जब तेरा गांव भूल जाए कि विश्वास क्या होता है, तब ये सिक्का फिर लौटेगा। गोपी और ननकू मंत्रमुग्ध खड़े थे। गुफा में एक शांत रोशनी फैल गई। साधु ने कहा, यह सिक्का अब तेरे पास रहेगा, पर इसे संभालना तब तक जब तक तेरे मन में जरा भी गर्व ना हो, क्योंकि वरदान को भी अगर अभिमान छू ले तो वो श्राप बन जाता है। राजू ने सिर झुकाया। मैं वचन देता हूं गुरुजी। साधु ने धीरे धीरे आंखें मूंद लीं और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। गुफा में सन्नाटा लौट आया। राजू के हाथों में सिक्का अब गर्म नहीं था, बस हल्का और शांत। गोपी ने कहा, अब लौट चलें? राजू ने सिर हिलाया। हाँ, अब लौटने का वक्त है, वरदान को जगाने का वक्त। जब वे गांव पहुंचे तो रात गहराई हुई थी। नीम की डालियां चांदनी में नहा रही थीं। राजू ने सिक्का चौकी पर रखा और कहा, दादाजी, आज समझ आया, वरदान मिट्टी में नहीं, इंसान की नीयत में है। उसने मिट्टी उठाई, सिक्के पर रख दी और फिर वही पंक्ति दोहराई जो कभी गिरधारी ने कही थी। मैंने उसे वहीं लौटाया जहां से वह आया था, और जैसे ही उसने ऐसा कहा, हवा में वही खुशबू फैली, मिट्टी, धूप और विश्वास की। लोगों ने महसूस किया जैसे किसी ने फिर से वरदान खोल दिया हो। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अब यह कहानी फिर शुरू हुई है, लेकिन इस बार इसका अंत हम सब मिलकर लिखेंगे। सुबह की पहली किरण जब नीम के पत्तों से छनकर कोठार पर पड़ी तो गांव में कुछ बदल चुका था। हवा हल्की थी, पर उसमें एक नई सुगंध थी, जैसे मिट्टी में किसी पुराने गीत की धुन घुल गई हो। रात को राजू ने जो कहा था वो अब लोगों की जुबान पर था। अब यह कहानी फिर शुरू हुई है। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठे हुए। राजू ने कहा, हमने अन्न बांटा, विश्वास बांटा, अब वक्त है भरोसे की खेती का। हर खेत में सिर्फ बीज नहीं, एक प्रतिज्ञा बोई जाएगी। जो इस मिट्टी को जोतेगा वो पहले वचन देगा कि वो किसी को ठगेगा नहीं, धोखा नहीं देगा और धरती का आदर करेगा। लोग चुप थे, पर उनके चेहरों पर वही भाव था जो कभी गिरधारी के वक्त था, श्रद्धा और आश्चर्य का मिश्रण। बुजुर्ग राम खेलावन बोले, राजू बेटा, तू गिरधारी का खून है, तेरे शब्द झूठ नहीं हो सकते। बता, ये खेती कैसे होगी? राजू ने मुस्कुराकर कहा, हर घर से एक मुट्ठी मिट्टी लाओ, उस मिट्टी में हर परिवार की नीयत होगी। हम सब मिलकर उसे नियम के नीचे मिलाएंगे और वहीं से नई फसल शुरू होगी। उस फसल का अन्न सिर्फ खाने के लिए नहीं, बांटने के लिए होगा। लोगों की आंखें चमक उठीं और उसी दिन गांव ने फैसला किया, वे सब मिलकर भरोसे की खेती शुरू करेंगे। शाम को नीम के नीचे दिया जला। हर घर से लोग मिट्टी लेकर आए, किसी के हाथ में 2 मुट्ठी, किसी के थैले में पूरी मुट्ठी भर। राजू ने सबसे कहा, आज हम सिर्फ मिट्टी नहीं मिला रहे, हम अपना दिल मिला रहे हैं। गोपी ने दिया उठाया और नीम के नीचे रख दिया। हवा ने लौ को हिलाया, पर बुझाया नहीं। राजू ने हाथ उठाया, आज से ये मिट्टी हमारी आत्मा होगी, जो इसे बेचेगा वो खुद को बेचेगा। सभी ने एक साथ कहा, वचन है। और इस तरह शुरू हुई गांव की भरोसे की खेती। कोई कागज नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक प्रण। कुछ महीनों बाद वही खेत जो कभी सूखा था अब हरियाली से भर गया। लोग कहते, ये मिट्टी अब सच बोलती है। बच्चों के चेहरे खिले हुए थे, औरतों के गीतों में आशा थी और हर घर से रोटी की खुशबू अब साझा थी। लेकिन जहां उजाला होता है वहां छाया भी होती है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा, साफ कपड़े, चश्मा लगाए, हाथ में चमकदार फाइलें। उसने गांव वालों से कहा, मैं शहर से आया हूं, आपकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हमारी कंपनी इसे खाद और दवा के प्रयोगों के लिए खरीदना चाहती है। बदले में हर किसान को 2 गुनी रकम मिलेगी। लोगों ने चुपचाप सुना। अजनबी ने आगे कहा, हम आपकी मिट्टी को दुनिया भर में बेच सकते हैं, नाम आपका, कमाई हमारी। सोचिए,
आप सब अमीर बन सकते हैं। कुछ युवकों की आंखों में चमक आई। 2 गुनी रकम, उन्होंने फुसफुसाया। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और साथ में शहर का घर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ। राजू ने उस आदमी को देखा। उसकी मुस्कान में वही झूठी मिठास थी जो कभी बिचौलियों की होती थी। वह आगे बढ़ा और बोला, साहब, ये मिट्टी बिकती नहीं, ये सांस लेती है। जो सांस लेता है उसे बेचते नहीं। अजनबी हंसा। भावनाओं से पेट नहीं भरता, राजू ने उत्तर दिया, और लालच से आत्मा नहीं। गांव के लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले राजू ठीक कहता है, और कुछ बोले कभी कभी बदलाव जरूरी है। अजनबी ने कहा, सोच लीजिए, कल तक का वक्त है। राजू ने रात भर नीम के नीचे बैठकर सोचा। हवा भारी थी। उसने मिट्टी उठाई और बोला, दादाजी, आपने कहा था हर युग की अपनी परीक्षा होती है, शायद ये मेरी। सुबह वह चौपाल पहुंचा। लोग जमा थे। अजनबी खड़ा था, चमकती मुस्कान के साथ। तो सोच लिया आपने? उसने पूछा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, हां। सबका दिल धड़क उठा। अजनबी ने मुस्कुराया, तो सौदा पक्का। राजू ने जेब से सिक्का निकाला, वही पुराना सुनहरा सिक्का। सूरज की किरण उस पर पड़ी तो चमक इतनी तेज हुई कि कुछ पल सबकी आंखें झपक गईं। राजू बोला, यह सिक्का उस मिट्टी की गवाही है जो कभी किसी ने बेचना चाही थी और जिसने खुद को बचा लिया। अब इसका फैसला यही करेगा। वह सिक्का नीम के नीचे फेंक दिया। अगर यह सीधा गिरेगा तो हम मिट्टी बेच देंगे, अगर उल्टा तो यह हमारी होगी। पूरा गांव सांस रोके देखता रहा। सिक्का हवा में उछला, सूरज की रोशनी में चमका और फिर धीरे से गिरा, उल्टा। लोगों ने एक साथ कहा, मिट्टी हमारी। अजनबी का चेहरा उतर गया। उसने कहा, आप लोग मूर्ख हैं। राजू बोला, शायद, पर यही मूर्खता हमें इंसान बनाए रखती है। अजनबी गुस्से में चला गया। गांव के लोग हंस पड़े। बुजुर्ग बोले, यह सिक्का अब वरदान नहीं, न्याय बन गया। राजू ने मिट्टी उठाई, सिक्का फिर उसमें दबा दिया और कहा, जो धरती को बेचने आता है वो खुद बिखर जाता है, और जो धरती के साथ खड़ा होता है वो अमर हो जाता है। उस शाम कोठार के पास सभी ने गीत गाया। जो धरती की गंध को समझे वही सच्चा वारिस है। रात को गोपी ने पूछा, राजू, तुमने सिक्के पर भरोसा कैसे कर लिया? राजू मुस्कुराया, क्योंकि वो सिर्फ धातु नहीं, हमारे पूर्वजों की आत्मा है। वो कभी गलत फैसला नहीं करता। गोपी ने धीरे से कहा, तो अब कहानी खत्म? राजू ने सिर हिलाया, नहीं, अब शुरू हुई है, क्योंकि अब यह सिक्का हमारे बच्चों के लिए बचेगा। उन्हें याद दिलाने की वरदान वही है जो सही समय पर सही रास्ता दिखाए। उस रात नीम के नीचे दिया जलता रहा। हवा चलती रही और मिट्टी की खुशबू दूर तक फैल गई, जैसे धरती खुद कह रही हो, अब भरोसा फिर से जिंदा हो गया है। समय का चक्र फिर घूम गया। सालों तक हरियाली रही, धरती हंसती रही और गांव में सुकून का संगीत बजता रहा। लेकिन जैसे हर कहानी में एक परीक्षा छिपी होती है, वैसे ही इस गांव की भी घड़ी आ पहुंची। 3 बरस लगातार बारिश न हुई। कुएं सूख गए, नहरें मिट्टी में समा गईं, खेतों की जड़ें फटने लगीं। पहले दिन लोगों ने सोचा, कोई बात नहीं, अगला मौसम अच्छा होगा। दूसरे साल बोले, भगवान शायद नाराज हैं। तीसरे साल किसी ने कहा, अब वरदान भी काम नहीं करेगा। राजू हर सुबह खेत पर जाता, मिट्टी उठाकर सूंघता। मिट्टी अब वही नहीं रही थी, या उसकी खुशबू में थकान थी। गोपी ने कहा, अब क्या करेंगे? राजू ने कहा, हम वही करेंगे जो दादाजी ने सिखाया था, धरती को भूलना नहीं। उसने गांव वालों को बुलाया। चौपाल पर भीड़ थी। भाइयों, उसने कहा, हम सब फिर डर गए हैं, लेकिन डर हमें मिट्टी से दूर कर रहा है। ये सूखा मिट्टी की सजा नहीं, हमारी परीक्षा है। धरती ने हमें 3 साल की चुप्पी दी है ताकि हम याद करें। हमने भरोसा बोना बंद कर दिया था। किसी ने झुंझलाकर कहा, पर भरोसे से खेत नहीं जोते जाते। राजू मुस्कुराया, सही कहा, पर बिना भरोसे कोई खेत उगता भी नहीं। वह नीम के पास गया जहां सिक्का दबा था। उसने मिट्टी खोदी। सिक्का अब भी वहीं था, पर उस पर धूल की परत जम गई थी। राजू ने कहा, देखो, हमने इसे भुला दिया, इसलिए यह भी हमें याद नहीं कर रहा। वह सिक्का उठाकर सबके सामने बोला, यह सिर्फ एक निशानी नहीं है, यह धरती का दिल है। जब हम इसे साफ करेंगे तब धरती हमें साफ पानी देगी। गांव वालों ने देखा,
राजू ने सिक्के को कपड़े से धीरे धीरे पोंछा और जैसे जैसे वह चमकता गया हवा बदलने लगी। नीम की पत्तियां कांप उठीं। कहीं दूर से गरज की आवाज आई, बहुत धीमी पर उम्मीद जैसी। बुजुर्ग राम खेलावन बोले, ये संयोग है या संकेत? राजू ने कहा, संयोग तो मनुष्य बनाता है, संकेत भगवान भेजता है। उस रात पहली बार 3 साल बाद बिजली चमकी, बादल गरजे। लोगों की आंखों में डर नहीं, आशा थी। राजू ने कहा, आज कोई सोएगा नहीं, सब खेत चलो चलो, मिट्टी को जगाओ। और सचमुच पूरा गांव चल पड़ा। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब खेतों की ओर मशालें लेकर गए। उन्होंने सूखी मिट्टी को छुआ, उस पर पानी के बर्तन से कुछ बूंदें डालीं और सबने एक साथ कहा, धरती माँ, हमें भूल मत जाना। उस रात बारिश नहीं आई, लेकिन सुबह जब सूरज उगा तो आसमान में बादलों की सफेद लकीरें थीं, पहली निशानी। राजू मुस्कुराया, देखो धरती जवाब दे रही है। 3 दिन बाद आसमान खुला, बिजली गिरी, हवा चली और फिर बारिश बरसी, जैसे वर्षों का बांध टूट गया हो। लोग नाचने लगे, बच्चे मिट्टी में लौटने लगे। गोपी ने कहा, राजू, ये तुम्हारा चमत्कार है। राजू ने सिर हिलाया, नहीं, ये धरती का है। मैंने तो बस उसे याद दिलाया कि हम अभी भी यहां हैं। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू ऐसी थी जैसे कोई पुरानी याद फिर ताजा हो गई हो। राजू ने सिक्का फिर मिट्टी में दबाया और कहा, जब तक यह रहेगा तब तक हमारा भरोसा भी रहेगा। अगर कभी सूखा फिर आया तो हम डरेंगे नहीं, याद करेंगे। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे अंकुर उग आए। गांव वालों ने देखा, कुछ पौधों के पत्तों पर अजीब सी सुनहरी झिलमिलाहट थी, जैसे उनमें वही सिक्के की चमक उतर आई हो। लोग बोले, ये वरदान का संकेत है। राजू ने कहा, नहीं, ये वरदान नहीं, यह उत्तर है। धरती ने कहा, मैंने सुना। फसल उगने लगी। अनाज छोटा था पर सच्चा। गांव वालों ने पहला दाना साझा कोठार में रखा। बुजुर्ग राम खेलावन बोले, ये फसल सिर्फ भूख नहीं मिटाएगी, अहंकार भी मिटाएगी। और सच में सूखा मिट गया, पर उसके बाद जो नमी आई वह केवल मिट्टी में नहीं, दिलों में थी। रात को गोपी बोली, राजू, ये सिक्का हर बार लौट आता है, हर बार कुछ सिखाने। राजू मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि हम इंसान हर बार भूल जाते हैं। धरती हमें वही पाठ बार बार पढ़ाती है, भरोसा रखो, बांटते रहो और किसी को भूखा मत सोने दो। उस रात नीम की डालियां हवा में झूमती रहीं। दिया कोठार के पास टिमटिमाता रहा। राजू ने मिट्टी की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्य है ये धरती जो इंसान की गलती को भी माफ कर देती है। और नीम की छाप से किसी ने उत्तर दिया, वरदान वही है जो बार बार जगाया जाए। समय फिर बदल गया। अब खेतों में वही हरियाली लौट आई थी जो कभी गिरधारी के जमाने में थी। लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां बिजली थी, सड़कें थीं, कुछ पक्के मकान भी बन चुके थे। नीम का पेड़ अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी छांव अब भी सबसे स्थिर थी। राजू अब वृद्ध हो चुका था। उसके सिर पर सफेदी थी, पर आंखों में अभी भी वही मिट्टी की चमक थी। साझा कोठार अब एक परंपरा से बढ़कर एक संस्था बन गया था। हर फसल का पहला बोरा आज भी वहीं रखा जाता और जो भी भूखा होता वो वहां से बिना झिझक अन्न ले जाता। राजू का बेटा अर्जुन अब गांव की नई पीढ़ी का चेहरा था। पढ़ा लिखा, समझदार, पर थोड़ा व्यावहारिक। उसने खेती में मशीनें लगाईं, पानी के नए पंप लगाए और मोबाइल से मौसम देखने की आदत डाल ली थी। पर हर सुबह वो भी नीम के नीचे दिया जलाना नहीं भूलता था। एक शाम जब राजू चौकी पर बैठा था, अर्जुन उसके पास आया। बाबा, उसने कहा, अब वक्त बदल गया है, गांव को भी आधुनिक बनाना चाहिए। लोग कहते हैं हम पुराने रिवाजों में अटके हुए हैं। राजू मुस्कुराया, रिवाज अगर मिट्टी के हैं तो वो पुराने नहीं होते बेटे, वो बस समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। अर्जुन बोला, पर अब शहर वाले यहां आना चाहते हैं। कहते हैं इस मिट्टी से प्राकृतिक औषधियां बन सकती हैं। वे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। राजू की भौहें सिकुड़ गईं। फैक्ट्री? मतलब फिर वही मिट्टी बेचने की बात? नहीं बाबा, अर्जुन बोला, इस बार वे कह रहे हैं कि मिट्टी नहीं बेचेंगे, बस उपयोग करेंगे। गांव को काम देंगे, पैसा देंगे, स्कूल बनाएंगे। राजू ने शांत स्वर में कहा, पैसे से क्या तू मिट्टी की गंध खरीद सकेगा? अर्जुन चुप रहा। राजू ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, देख बेटा, यह मिट्टी जिंदा है।
इसे छेड़ना मतलब अपने पूर्वजों की नींद तोड़ना। सोच ले, क्या तू अपने पिता की कब्र खोदकर सोना निकालेगा? अर्जुन ने नजरें झुका ली। बाबा, मैं बस चाहता हूं कि गांव आगे बढ़े। राजू ने उसका कंधा थामा। आगे बढ़ना ठीक है, पर भूलना नहीं। अगले हफ्ते कुछ व्यापारी गांव में आए, कारों में, चमकते कपड़ों में। उनके नेता का नाम था विक्रम सहगल। चालाक, हंसमुख और बहुत मीठी जुबान वाला। वह चौपाल पर बोला, आपका गांव देश का अनमोल रत्न है। यहाँ की मिट्टी औषधीय है। अगर हम यहाँ फैक्ट्री बनाएं तो ये गांव मशहूर हो जाएगा। हम स्कूल, अस्पताल और सड़कें देंगे। सिर्फ थोड़ी सी जमीन चाहिए। लोगों में हलचल हुई। कुछ बोले, अरे अगर ये सच है तो बुरा क्या है? किसी ने कहा, गांव में रोजगार आएगा। अर्जुन भी सोच में पड़ गया। उसने राजू से कहा, बाबा, क्या वाकई ये बुरा है? वे तो कहते हैं मिट्टी को नुकसान नहीं होगा। राजू ने धीमे स्वर में कहा, धोखा वही होता है जो सच जैसा दिखे। मिट्टी पर दवा लगाना ठीक है, पर उसे औषधि बना देना बीमारी है। अगले दिन विक्रम ने अर्जुन से अकेले में मुलाकात की। देखो अर्जुन, तुम पढ़े लिखे हो। तुम्हारे जैसे लोग गांव की सोच बदल सकते हैं। ये सिक्का धार्मिक बातें अब बीते जमाने की हैं। अगर तुम चाहो तो गांव की जिम्मेदारी हमारे साथ बांटो। तुम्हारे परिवार को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर भीतर कहीं कुछ डगमगाया। वह नीम के पास गया, जहां सिक्का अब भी दफन था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई, सिक्का देखा, वही हल्की चमक। वह बोला, दादाजी, अब आप ही बताओ, क्या मैं सही कर रहा हूं? हवा चली, नीम की पत्तियां हिलीं और सिक्के की चमक कुछ और तेज हो गई। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ जैसे कोई स्वर उसके कानों में गूंजा, बेटा, वरदान को मत माप, उसे महसूस कर। अर्जुन कांप गया। उसने मिट्टी वापस डाल दी। अगले दिन वह चौपाल पहुंचा। विक्रम ने कहा, तो अर्जुन, सोच लिया? अर्जुन बोला, हाँ, सोच लिया। विक्रम मुस्कुराया, तो हम सौदा पक्का समझे? अर्जुन ने नीम की ओर देखा, फिर कहा, सौदा होगा, पर एक शर्त पर। पहले आप इस मिट्टी को प्रणाम करेंगे। अगर ये आपको स्वीकार कर ले तो सौदा आपका। विक्रम हंसा, ये कैसी बचकानी बात है? अर्जुन ने कहा, यही हमारी परंपरा है। विक्रम घुटनों के बल झुका, मिट्टी को छुआ और अचानक बिजली सी चमक उठी। सिक्का खुद मिट्टी से ऊपर आया, घूमता हुआ हवा में लटका और फिर नीचे गिरा, बिल्कुल उसी जगह पर जहां गिरधारी ने कभी लौट आया था। विक्रम डर कर पीछे हट गया। राजू आगे बढ़ा और बोला, यह वही सिक्का है जिसने हर बार लालच को हराया है। अब यह फिर लौटा है, तुम्हारे जैसे लोगों को जवाब देने। सिक्के की चमक अब पूरे नीम की छांव में फैल गई। लोगों ने देखा, पेड़ के पत्ते हल्के सुनहरे हो गए। विक्रम की कारों के शीशे टूट गए और वह घबराकर बोला, यह क्या हो रहा है? राजू ने कहा, धरती जवाब दे रही है, उसे कोई नहीं खरीद सकता। विक्रम और उसके लोग भाग खड़े हुए। लोगों ने सिक्के के चारों ओर फूल चढ़ाए। अर्जुन ने कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। विकास वो नहीं जो बाहर से आता है, विकास वो है जो भीतर से अंकुरित होता है। राजू मुस्कुराया, अब तू असली वारिस बन गया अर्जुन। अब ये सिक्का तेरा नहीं, तेरी अगली पीढ़ी का है। रात को नीम के नीचे दिया जल रहा था। राजू ने मिट्टी की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्य है वो वरदान जो बार बार लौटकर हमें याद दिलाता है कि मिट्टी ही सबसे बड़ा गुरु है। और उस रात नीम के तने से हल्की रोशनी उठी, जैसे धरती ने कहा हो, मेरा विश्वास अब फिर जीवित है। बरसों बाद गांव फिर शांति में डूबा था। न कोई भय, न कोई लालच, बस मिट्टी की सौंधी खुशबू और हवा में एक स्थिरता। साझा कोठार अब एक प्रतीक बन चुका था और नीम के नीचे का वह पुराना सिक्का जो हर युग में परीक्षा लेकर लौटा था, अब मिट्टी के भीतर गहरे विश्राम में था। राजू अब बहुत वृद्ध था और गांव की जिम्मेदारी पूरी तरह अर्जुन के हाथों में थी। गांव के लोग कहते थे, जहां गिरधारी ने वरदान पाया, वहां अर्जुन ने उसे अमर कर दिया। एक शाम अर्जुन चौपाल पर बैठा था। उसके साथ गांव के नौजवान थे। उनमें से कुछ मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे, कुछ खेतों की तस्वीरें खींच रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अब जमाना बदल गया है। हमारी मिट्टी की कहानी दुनिया तक पहुंचे
ये जरूरी है, लेकिन याद रखो, कहानी सुनाना और कहानी बेचना दोनों में फर्क होता है। एक युवक बोला, तो क्या हम इस इतिहास को दुनिया को दिखाएं? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, पर श्रद्धा के साथ। यही सोचकर मैंने एक नया विचार रखा है, धरती महोत्सव। सभी चौंके। धरती महोत्सव? अर्जुन ने कहा। हाँ, हर साल हम वो दिन मनाएंगे जब गिरधारी ने सिक्का मिट्टी को लौटाया था। उस दिन न कोई सौदा होगा, न कोई काम। हर परिवार मिट्टी को प्रणाम करेगा और एक बीज बोएगा, चाहे खेत में जगह हो या गमले में। इस त्योहार का नाम होगा धरती महोत्सव। गांव में जोश दौड़ गया। बच्चे बोले, हम तो मिट्टी के दीप बनाएंगे। औरतें बोलीं, हम मिट्टी की थाली में अन्न परोसेंगी। बुजुर्ग बोले, हम अपने पूर्वजों का नाम याद करेंगे। और अगले महीने पहली बार धरती महोत्सव मनाया गया। सुबह नीम के नीचे दिए जलाए गए। हर घर से लोग मिट्टी लाए और मिलाकर एक नई चौकी बनाई, ठीक उस जगह जहां सिक्का था। राजू को सम्मानित किया गया, धरती का रक्षक कहकर। वह मुस्कुराया और बोला, रक्षक मैं नहीं, ये मिट्टी खुद है। मैंने बस उसका नाम लोगों को याद दिलाया है। शाम को गांव वालों ने मिलकर मिट्टी की आरती गाई। बच्चे मिट्टी के दीप लेकर नाचे। और तभी अचानक नीम के नीचे की मिट्टी से एक हल्की गूंज उठी, एक टन जैसी आवाज। लोग रुक गए। अर्जुन आगे बढ़ा और झुक कर देखा। मिट्टी में से फिर वही सिक्का बाहर आया, पर इस बार उसकी चमक पहले जैसी नहीं थी। उस पर हल्की रेखाएं उभरी थीं, जैसे कोई चित्र। अर्जुन ने सिक्का उठाया और देखा, उस पर खुदे हुए शब्द अब साफ दिख रहे थे। पुरानी लिपि में लिखा था, धरा को दान दो तभी धन पाओ, जो बांटे वही अमर है। भीड़ में सन्नाटा था। राजू की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह वही वाक्य है जो मेरे पिता गिरधारी ने सपना देखकर बोला था। पर तब सिक्के पर कुछ नहीं था। लगता है अब उसने अपनी सच्चाई खुद प्रकट कर दी है। अर्जुन ने सिक्के को सबके सामने उठाकर कहा, यह मिट्टी का वरदान नहीं, यह पूर्वजों का संदेश है। जो इसे पढ़े वही सच्चा किसान, वही सच्चा इंसान। लोगों ने ताली बजाई। बच्चे बोले, यह सिक्का अब हमारा है। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, लेकिन इसका अर्थ तुम्हें समझना होगा। यह सोने का नहीं, सच्चाई का है। रात को महोत्सव की रोशनी पूरे गांव में फैली थी। हर घर में दिए जल रहे थे। गोपी ने पूछा, अर्जुन, क्या यह सिक्का अब हमेशा हमारे पास रहेगा? अर्जुन बोला, नहीं, वरदान को कभी कैद नहीं करना चाहिए। यह खुद तय करेगा कि कब किसे दिखना है। राजू पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, हर बार जब यह सिक्का मिट्टी से निकलता है, कोई नई पीढ़ी जागती है। शायद अब यह तुझे नहीं, तेरे बच्चों को पुकारेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। बाबा, मैं इसे फिर मिट्टी में लौटाऊंगा, क्योंकि यही इसकी जगह है। उसने सिक्का दोनों हथेलियों में लिया, उसे माथे से लगाया और वही मंत्र दोहराया जो कभी गिरधारी ने कहा था, धरती मां, तेरा वरदान तुझी को अर्पित। उसने सिक्का चौकी में रखा, मिट्टी से ढक दिया और कहा, अब यह फिर सो जाएगा जब तक किसी को फिर इसकी जरूरत न पड़े। नीम की डालियों से पत्तियां झरीं, जैसे किसी ने आशीर्वाद बरसाया हो। आसमान में हल्की हवा चली और मिट्टी से एक मंद रोशनी उठी, सिक्के के नीचे से, ठीक उसी तरह जैसे सदियों पहले उठी थी। राजू ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब मेरा काम पूरा हुआ, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। बाबा, अब यह कहानी खत्म। राजू ने आंखें खोली, मुस्कुराया। कहानी कभी खत्म नहीं होती बेटे, बस बीज बदल जाते हैं, वरदान वही रहता है। नीम के ऊपर चांद निकला, पूरा गोल शांत। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और गांव के बच्चे गीत गा रहे थे। जो धरती को झुककर प्रणाम करे वही सच्चा धनवान है। और उस रात बहुत दूर किसी और गांव में एक बच्चा नींद में मुस्कुराया। उसकी हथेली में एक सुनहरी चमक थी। शायद सिक्का फिर यात्रा पर निकल पड़ा था। एंड ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 14। रात लंबी थी पर नींद छोटी। वर्षों बीत चुके थे। राजू अब इस दुनिया में नहीं था। नियम की वही छांव उसके स्मारक की तरह खड़ी थी और मिट्टी के नीचे चौकी के भीतर वह पुराना सिक्का अपनी आदत के अनुसार चुपचाप सोया हुआ था। अर्जुन अब गांव का बुजुर्ग कहलाता था। उसकी चाल में ठहराव था, बातों में धैर्य
और आंखों में वही नम चमक जो कभी गिरधारी की आंखों में थी। धरती महोत्सव बीच बीच में फीका पड़ने लगा था। युवा शहरों की ओर गए। मोबाइल की चमक ने मिट्टी की सादगी को ढंक लिया। बच्चों के गीत कम हो गए। कोठार पर लिखी पंक्ति, नाम नहीं निवाला, छूने की परत के नीचे धुंधली हो चली। अर्जुन का बेटा नयन शहर में पढ़ा लिखा था। उसने प्रबंधन सीखा, डिजिटल दुनिया जानी और शहर की रफ्तार को अपने भीतर बसाया। पर जब भी घर आता, नियम की छांव में बैठते हुए अनजाना सुकून उसे घेर लेता। अर्जुन अक्सर कहता, समय तेज है बेटा, पर धरती की धड़कन धीमी। जो धीमे को सुन ले वही तेज को संभाल लेता है। नयन मुस्कुरा देता, पर उसके चेहरे पर दो दुनिया लड़ती। एक जो सपनों की इमारतें बनाती है और एक जो मिट्टी के घरों की खुशबू में सच्चाई ढूंढती है। एक साल बारिश कम पड़ी, मगर सूखा नहीं था। खेत चले, पर गांव की आत्मा थकी सी रही। नयन ने लौटकर देखा तो कोठार का ताला जंग खा चुका था। दीवार पर बच्चों की हथेली से बने सूरज की पुताई उतर गई थी और नीम के नीचे रखे दिए की जगह धूल बैठ गई थी। उसने पिता से पूछा, बाबा, महोत्सव क्यों रुक गया? अर्जुन ने लंबी सांस ली, क्योंकि गीत किसी के हव में फंस गया, शहर के शोर में, पर बीज तो भीतर है। उसे बस एक मौसम चाहिए। नयन ने उसी शाम गांव की बैठक बुलवाई। युवा आए, कुछ संशय में, कुछ उत्साह में। मैं धरती महोत्सव को फिर से जीवित करना चाहता हूं, नयन ने कहा, पर इस बार इसे सिर्फ याद नहीं, अनुभव बनाना है। हम हर घर से एक कहानी जुटाएंगे। किसने किस दिन किसे बिना नाम बताए अन्न दिया, किसने किस बात पर अपना लोभ छोड़ा, किस बच्चे ने पहली बार मिट्टी छूकर जाना कि मेहनत की गंध कैसी होती है। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कम बोलने वाले भी थोड़ा पिघले। अर्जुन ने सिर हिलाया। कहानी को याद करो तो वो स्मारक बन जाती है, कहानी को जियो तो वो जीवन बन जाती है। महोत्सव की तैयारी शुरू हुई। नयन ने बच्चों को मिट्टी की दिए बनाना सिखाया। औरतों ने कोठार की दीवार फिर छूने से चमकाई। नाम नहीं, निवाला फिर उभर आया, नया, साफ, जैसे किसी ने भीतर की परतें धो दी हों। दौड़ भाग के बीच एक शाम नयन अकेला नीम के नीचे बैठा। दादाजी, उसने मन ही मन कहा, अगर सच में सिक्का अभी भी सुनता है तो इस बार वह दिखे नहीं, जगह हम सबके भीतर। रात ढली, महोत्सव की सुबह आई। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, मगर गांव के चेहरे पर उजाला उतर आया था। हर घर से एक कटोरी मिट्टी, एक एक बीज और एक छोटी सी कहानी। लोग जमा हुए। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, आज हम न केवल अन्न बल्कि अपने आचरण का पहला हिस्सा साझा रखेंगे। पहले दिया, फिर दाना, फिर दुआ। नयन ने बच्चों को लाइन में लगाया। हर बच्चे ने कोठार के सामने दिया रखा। हर दिए के साथ कागज की एक चिट पर अपना संकल्प। मैं किसी भूखे का नाम नहीं पूछूंगा, मैं अपने हिस्से से थोड़ा कम रखूंगा, मैं मिट्टी के आगे झूठ नहीं बोलूंगा। हवा में फुसफुसाहट सा संगीत था, बहुत धीमा पर भीतर तक पहुंचता हुआ। तभी बूढ़े अर्जुन ने चौकी पर हाथ रखा जहां सिक्का कभी रखा गया था। पूर्वजों, उसने कहा, अगर हमारी राह ठीक है तो बस एक संकेत दे दो, जैसे तुमने गिरधारी को दिया, जैसे राजू को दिया। नीम की पत्तियां हिलीं, पर उस क्षण कोई ध्वनि नहीं हुई, कोई टन्न नहीं। लोग चुप। कुछ क्षण गुजर गए। फिर नयन ने अपना दाहिना हाथ मिट्टी पर रखा और उसी क्षण जड़ से लेकर पत्ती तक एक बहुत हल्की रोशनी फूट पड़ी। सिक्का नहीं निकला, कोई धातु नहीं चमकी, बल्कि नीम के छाल पर धूप की नन्ही किरणों में अक्षर उभर आए, जैसे किसी ने भीतर से लिख दिया हो, धरा को दान दो तभी धन पाओ, जो बांटे वही अमर है। भीड़ ने सांस रोकी। अर्जुन के होंठ कांपे। ये तो सिक्के की लिखावट है। नयन ने ऊंचाई की ओर देखा। अक्षर पत्तियों की छाया में थोड़ा थोड़ा फैलते फिर स्थिर हो गए। उस क्षण कोई धातु नहीं, कोई रिवाज नहीं, सिर्फ अर्थ दिखाई पड़ा। बाबा, नयन बोला, इस बार सिक्का बाहर नहीं आया, शायद इसलिए कि अब उसे बाहर आने की जरूरत नहीं, वह हमारे अंदर लिख रहा है। और तभी कुछ अनोखा हुआ। बच्चों के हाथों में पकड़ी मिट्टी हल्की सी गर्म हो गई, जैसे उसमें कोई नन्हा दीप जल उठा हो। हर बच्चे ने अचरज में अपने हथेली की ओर देखा। उनकी लकीरों के बीच मिट्टी ने एक गोल सा निशान बना दिया, वैसा ही जैसा सिक्के का था, पर बहुत कोमल, बहुत सादा।
नयन ने झुककर कहा, यह मोहर नहीं, मोहनी है। मिट्टी अब तुम्हारे हाथ पहचानती है। भीड़ में एक व्यापारी भी खड़ा था, शहर से आया हुआ, जो देखना चाहता था कि यह ग्रामीण तमाशा कब खत्म होगा। उसने हंसी उड़ा दी। यह सब भावुकता है। रोशनी, मिट्टी, अक्षर, सब संयोग। नयन ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा। संयोग तभी लगता है जब हम संकेत से रिश्ता तोड़ लें। आज नहीं तो कल तुम भी अपने हाथ में एक गोल गर्माहट महसूस करोगे, और तब समझोगे कि लाभ से पहले लगाव आता है, और लगाव का अर्थ है जिम्मेदारी। व्यापारी के चेहरे पर तिरस्कार और थकान साथ दिखी। वह चला गया। भीड़ में एक मौन सी मुस्कान फैली। महोत्सव आगे बढ़ा। हर घर से वक्त की शक्ल में छोटे छोटे दाने आकर कोठार में गिरते रहे। नाम नहीं, निवाला वाले शब्द जैसे हर दाने के साथ और गहरे अंकित होते गए। दोपहर ढली, औरतों ने अन्न पकाया, बड़े देगची में खिचड़ी और गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े। नयन ने घोषणा की, आज कोई भूखा नहीं सोएगा, पर याद रहे यह खाना हमारा नहीं, धरती का है। जिसे ज्यादा मिला है वह बांटेगा, जिसने कम लिया है वह दुआ देगा। अर्जुन ने बच्चों के बीच बैठकर पहला निवाला उठाया। पूर्वजों के नाम। नयन ने दूसरा। उन बच्चों के नाम जिनके हाथों में आज सिक्के का निशान है। शाम होते होते आकाश नारंगी हो गया। नीम की छाया लंबी होकर चौकी पर आ गिरी। हवा में हल्की ठंडक। नयन एकदम चुप होकर बैठ गया। गोपी, अब सफेद बालों के साथ शांत, उसके पास आई। बेटा, क्या देख रहा है? नयन बोला, मां, मैं अगले साल को देख रहा हूं, और उसके बाद के सालों को भी। हमें यह महोत्सव सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं, मन के लिए भी चाहिए, ताकि शहर लौटने वाला हर बच्चा जाने कि उसकी हथेली पर जो गोल गर्माहट है वह केवल जन्म कुंडली नहीं, जिम्मेदारी की मुहर है। रात गहरी, दिए थक कर भी नहीं बुझे। तारों ने ऊपर से अपनी अपनी चौकी संभाल ली। तभी सबसे पीछे खड़े एक बूढ़े भिखारी, जिसे कोई नाम से नहीं जानता था, आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने वर्षों पहले इस कोठार से अन्न लिया था, बिना नाम बताए। आज लौटाने आया हूं। नाम अभी भी नहीं है, पर मन पूरा है। उसने अपनी झोली से गेहूं की एक छोटी पोटली निकाली और कोठार में डाल दी। कोई तालियां नहीं बजीं, सिर्फ नीम की पत्तियों ने ताली बजाई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भिखारी के कंधे पर हाथ रखा। नाम नहीं, निवाला, बस यही हमारी पहचान रहे। महोत्सव समाप्ति की ओर था, पर रोशनी का घेरा थमा नहीं। नयन ने आखिर में नीम के तने पर हल्की सी उंगली फिराई। जहां अक्षर कुछ देर पहले चमके थे, वहां अब एक साधारण सा वृत्त दिखा, जैसे किसी ने कहा हो, चक्र पूरा हुआ। उसने मिट्टी की एक चुटकी उठाई, माथे पर लगाई और फुसफुसाया, दादाजी, सिक्का इस बार तुम्हारी भाषा में नहीं, हमारी पीढ़ी की भाषा में आया है, धातु से नहीं, धड़कन से। उस रात कोई टन नहीं गूंजा, कोई धातु नहीं चमकी, पर हर घर में, हर हथेली में, हर बच्चे की नींद में एक गोल सी मुलायम गर्माहट धीमे धीमे धड़कती रही, जैसे धरती ने सभी को एक साथ अपनी गोद में ले लिया हो। और दूर कहीं, बहुत दूर, शायद किसी अगले गांव में, एक नवजात ने रोने से पहले मुस्कुराया। उसकी नन्ही हथेली की लकीरों में मिट्टी का वही चिकना वृत्त चमक रहा था। सुबह होने से ठीक पहले अर्जुन ने नयन का हाथ थामा। कल से तू संभाल, मैं बस देखूंगा। नयन ने सिर झुका दिया। मैं संभालूंगा, पर एक शर्त पर, कि धरती महोत्सव केवल एक दिन का नहीं, हर दिन का संकल्प होगा। नियम की पत्तियां हिलीं, जैसे पूर्वजों की हंसी फिर लौट आई हो। और मिट्टी, जो अब तक सुनती थी, बोले बिना भी सब कह गई। वरदान जब धड़कन बन जाए तो उसे सुरक्षित रखने को तिजोरी नहीं, दिल चाहिए। सुबह की दुधिया धूप धीरे धीरे नीम की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। धरती महोत्सव को कुछ साल हो गए थे। अब यह गांव की धड़कन बन चुका था। नयन ने हर सुबह की तरह कोठार के ताले को हाथ लगाया। ताला खुलने से पहले ही उसकी हथेली में वही मुलायम सा वृत्त गर्म हो उठा, जैसे कोई अदृश्य दीप फिर जल उठा हो। अर्जुन की चाल अब धीमी थी, पर आंखों में संतोष था। वह अक्सर कहता, जब संकल्प रिवाज बन जाए तब पीढ़ी डरती नहीं, संभालती है। नयन मुस्कुराता और बच्चों की कतार के साथ कोठार के सामने खड़ा हो जाता। पहला दाना साझा, पहली दुआ सबके नाम।
उसी मौसम में खबर आई, नदी पर नया बांध बन रहा है और नक्शे में गलती से गांव के खेत अधिशेष भूमि दिखा दिए गए हैं। सरकारी टीम आकर नाप जोख करेगी और जरूरत पड़ी तो कुछ खेत अधिग्रहित होंगे। चौपाल पर बेचैनी फैल गई। किसी ने कहा, काम तो विकास का है। कोई बोला, पर हमारी जड़ें। नयन ने सबको शांत किया। हम विरोध नहीं करेंगे, न झगड़ा। हम अपनी कहानी सुनाएंगे और जो सच है वही अदालत भी सुनती है, धरती भी। टीम आई, हेलमेट, फाइलें, ड्रोन, टेप। उनके साथ वही पुराने ढर्रे का दलाल भी था जो शहरों की भाषा बोलता था। देखिए, मुआवजा मिलेगा, पक्के घर, नौकरी के अवसर। बगल में खड़ा युवा रोहित, जो हाल में ही शहर से लौटा था, फुसफुसाया, भैया अगर सच में नौकरी मिल जाए तो। नयन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नौकरी मिल सकती है, पर जड़ें कहाँ मिलेंगी? जड़ें खो गईं तो नौकरी भी हवा में लटक जाएगी। अर्जुन ने धीमे स्वर में जोड़ा, जमीन खोना सिर्फ खेत खोना नहीं होता, बच्चों के सवालों का जवाब खोना होता है। सर्वे शुरू हुआ। ड्रोन नियम के ऊपर मंडराया, कोठार के ऊपर चक्कर काटा। एक अफसर बोला, कम्युनिटी स्टोरेज रोचक मॉडल है, पर कानून में जगह। नयन ने विनम्रता से कहा, कानून का उद्देश्य लोगों का भला है। अगर भला साझा से होता है तो कानून को भी अपनी भाषा में साझा जोड़ना चाहिए। उसने बच्चों की बनाई दीवार दिखा दी। सूरज, खेत, जुड़े हुए हाथ और नीचे सादा सा वाक्य, नाम नहीं, निवाला। अफसर कुछ पल चुप रहा। दलाल ने आंखें तर्रेरी। भावुकता से फैसले नहीं होते। नयन ने एक बैठक बुलाई। अफसर, इंजीनियर, गांव के बुजुर्ग और बच्चे भी। उसने बिना भाषण दिए बस 3 काम किए। पहले, हर परिवार की एक एक कहानी पढ़ी। किसने किस दिन बिना नाम बताए भोजन रखा, किसने नुकसान उठाकर भी भरोसा निभाया। दूसरे, उसने कोठार की खाता बही खोल दी। कोई लाल रेखा नहीं, कोई उधारी नहीं, बस आया और बंटा। तीसरे, उसने बच्चों से कहा, वो गीत गाओ जो तुम्हारे दादा ने सिखाया था। बच्चे गाने लगे, धीमे, साफ, बिना वाद्य। जो धरती को झुककर प्रणाम करे वही सच्चा धनवान है। हवा की चाल बदल गई। अफसर की आंखें नरम पड़ी। उसने फाइल बंद कर दी। नीतियों में अपवादों की जगह इसीलिए रखी जाती है। पर संकट यही नहीं थमा। नदी पर अचानक बादल फट पड़े। ऊपरी गांव से खबर आई, पानी छोड़ा जाएगा। अगर कोठार की दीवारें भीग गईं तो वर्ष की पूरी साझी फसल खराब। लोग दहशत में इधर उधर भागे। नयन ने हाथ उठाया। डर से तेज केवल भरोसा भागता है। सब लोग सुनो, कोठार किसी एक का नहीं, सबका है। जिसे भी छत खाली हो अपना आंगन खोल दे। हम अन्न को घर घर बांटकर सुखाएंगे। हर घर कोठार, हर आंगन भंडार। और सचमुच वही हुआ। जिन घरों में धूप पड़ती थी वहां बोरे फैलाए गए। जिनकी छतें पक्की थीं वहां अन्न की परतें। जिनके आंगन में दूल्हे वाली धूप नहीं, वहां चूल्हों की धीमी आंच पर दानों को बस उतना सा ताप मिला कि नमी भाग जाए। औरतें कतार बनाकर बोरे उठाती। बच्चे गीत की धुन पकड़े 1 2 3 में दाने पलटते। बूढ़े निगरानी में बैठे रहते। अन्न की सांस धीमी रखो, जल्दबाजी मत करो। रात तक बारिश दीवार बनकर खड़ी रही, पर गांव के भीतर दियों की कतारें भी उतनी ही घनी थीं। अर्जुन नीम के नीचे बैठा फुसफुसाया, पूर्वजों, इस बार धातु नहीं चाहिए, बस दिलों में साहस रख देना। आधी रात को हवा ठहरी। बादल धीरे धीरे छंटने लगे। नीम की पत्तियों से टपकती बूंदों में चांद की कंप कंपाती छवि थी। उसी क्षण नयन को लगा हथेली में गर्माहट कुछ बढ़ गई है। उसने सहज ही हाथ मिट्टी पर रखा। वृत्त का ताप स्थिर हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। सुबह तक अन्न सूख चुका था। एक भी बोरा खराब नहीं हुआ। लोगों ने राहत की सांस ली। रोहित, जो कल तक उलझा था, चुपचाप आगे आया। भैया, मैं शहर वापस नहीं जा रहा। मुझे कोठार का हिसाब सिखा दो। अगले दिन अफसर लौट आए। सर्वे का अंतिम निर्णय, गांव का साझा क्षेत्र सांस्कृतिक सामुदायिक विरासत है, अधिग्रहण से मुक्त। दलाल का चेहरा उतर गया। उसने तंज कसा, तुम लोगों ने भावनाओं से कानून हरा दिया। अर्जुन हंस पड़ा। जहां कानून का उद्देश्य भावनाओं का संरक्षण है, वहां हार जीत का सवाल ही नहीं। अफसर ने सम्मान से नीम को प्रणाम किया। आप लोगों ने दिखाया कि कॉमन शब्द केवल संपत्ति का नहीं, संपर्क का भी है। शाम को पूरा गांव कोठार के सामने। नयन ने कहा,
आज से एक नई परंपरा, और हर बच्चा साल में एक दिन कोठार अध्यक्ष होगा। वही चाबी, वही खाता बही, वही निर्णय, ताकि भरोसा किताबों से नहीं, उंगलियों से सीखा जाए। बच्चों की आंखों में चिंगारियां कौंधी। रोहित ने जोड़े हुए हाथ खोले। और मैं साल भर मुफ्त में पढ़ाऊंगा, खाता, तौल, नमी, भंडारण, ताकि अन्न का सम्मान ज्ञान बने। उस रात अर्जुन की सांसें हल्की हो गईं। उसने नयन को बुलाया। बेटा, उसने धीमे धीमे कहा, कभी लगा था महोत्सव एक दिन का होगा। तूने उसे रोज का संकल्प बना दिया। अब मेरा समय गया। मेरे बाद। नयन ने हाथ थाम लिया। बाबा, बाद नहीं होता। बीज का कोई बाद नहीं। वह या तो मिट्टी में है या अंकुर में। अर्जुन मुस्कुराया। सही कहा। बस एक निवेदन, सिक्के की प्रतीक्षा न करना। जब लोग दिल से हां कह दें, समझना सिक्का भीतर से टन्न कह चुका। उसकी आंखें मूंद गईं। चेहरे पर वही शांति उतर आई जो गिरधारी के अंतिम क्षणों में थी। नियम की डालियां बहुत धीरे हिलीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आशीष दे रहा हो। अर्जुन की विदाई के बाद धरती महोत्सव और गहरा हुआ। नयन ने कोठार के निकट एक छोटी सी खुली पाठशाला बनाई। छप्पर, मिट्टी की दीवारें और दीवार पर बच्चों की लिखावट। भरोसा, बीज, क्षमा, जल, त्याग, मिट्टी, करुणा, आकाश। हर शब्द के नीचे गिरधारी, राजू और अर्जुन की छोटी छोटी कथाएं। 3 पीढ़ियां, एक वृक्ष, एक कथा। इसी बीच अंतिम परीक्षा जैसे फिर आकर खड़ी हो गई। ऊपर वाले गांव से एक पलायन ट्रक उतरा। दर्जनों परिवार, सूखे और कर्ज ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया था। उनके पास राशन कार्ड थे, पर अन्न नहीं। पहचान थी, पर छत नहीं। कुछ लोग फुसफुसाए, इतने लोग, हमारा क्या होगा? नयन ने बिना हिचक चाबी उठाई। कोठार नाम नहीं, निवाला है। जब तक अक्षर जिंदा है, कोई भूखा नहीं सोएगा। हम बोएंगे भी, पर पहले बांटेंगे। यही हमारी धड़कन है। पलायन परिवारों के बच्चे जब पहली बार नियम की छांव में बैठे, तो उनके हाथों में भी वही गोल सा मिट्टी का निशान उभर आया, धीमे ताप के साथ। गांव की औरतों ने उनके बाल संवारे, बुजुर्गों ने उन्हें गीत सिखाए, और रोहित ने उन्हें खाता बही पर अपना नाम नहीं, अपना संकल्प लिखना सिखाया। उस रात पहली बार उन ट्रकों में कोई रोया नहीं। सिर्फ लंबी ठंडी सांसों की जगह हल्की उनींदी हंसी थी। सुबह नयन ने चौकी के पास मिट्टी समतल की और बच्चों को बुलाया। आज हम सिक्का नहीं खोदेंगे। अगर तुम सब सच में हां हो, तो बिना धातु के भी टन्न सुनाई देगा। सब शांत। धूप पत्तियों के बीच से बारीक धागों की तरह उतर रही थी। नयन ने आंखें बंद की, हथेली मिट्टी पर टिकी, और तब, बिल्कुल तब, कोठार की दीवार पर रखी पीतल की छोटी कटोरी से एक पारदर्शी सी ध्वनि उठी। इतनी कोमल, इतनी सच्ची कि दिल सीधे सुन ले। टन। बच्चों ने एक साथ सांस ली। किसी ने तालियां नहीं बजाईं, बस सभी मुस्कुरा दिए, जैसे भीतर कुछ पूरा हो गया हो। नयन ने धीरे से कहा, सुन लिया ना? अब इसी ध्वनि को रोज के काम में बदलना है। यही हमारी रीति है, यही हमारी नीति। उसने कोठार की दीवार पर नया वाक्य लिख दिया। चूने का सफेद, अक्षर सादे। सिक्का धातु नहीं, एक आदत है। उस शाम नदी शांत बहती रही। नीम की छाया लंबी हो चुकी थी। नयन ने बच्चों को घर भेजते हुए कहा, कल से बाल अध्यक्ष प्रणाली शुरू। पहला दिन रोहित के नेतृत्व में, लेकिन फैसला बच्चों का होगा। कोई भी भूखा आया, नाम मत